हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सर? क्या हाल है? कैसा लगा आज सुबह उठ करके जल्दी इतने समय बाद? सर हम तो रोज उठते हैं। गाइस, पहले ये बता दो, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है और तुम लोग को मैं दिखाई दे रहा हूँ? और फिर हम शुरू करेंगे सीए फाइनल का पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। पहले ये बताओ, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? क्या? हाँ जी सर। अच्छा बताओ, ये जरा एक बार बताओ, यस बोल करके किसने किसने अपनी हाजिरी देने की कोश की देने का एहसान किया? सुबह सुबह आकर के बैठे। बताओ जरा, अपना अपना नाम बताओ। कुछ तो लिखो, हाँ यस ओके गुड मॉर्निंग, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, क्या है, मेरे को ना लोगों का नाम याद रहता है थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए। तो मेरे को समझ आ जाएगा तुम लोग क्लास अटेंड करते हो नहीं करते हो। पर चलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है? क्या हाल है सर? सबसे पहले, क्लास शुरू करने के पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को थ्रू आउट द सेशंस पता होना चाहिए, ताकि आपका फोकस बना रहे, ताकि आप लोगों को पता रहे कहाँ फोकस करना चाहिए, कहाँ नहीं फोकस करना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको मैं बेसिक बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। सर, क्या बात बात पे जब देखो इंट्रोड्यूस करने लग जाते हो? कल तो आपने इंट्रोड्यूस किया था। कुछ लोगों को बता दूं कि कल हमने एक छोटा सा आइस ब्रेकर सेशन रखा था, जो बाय द वे रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें बस मेरे को जानना था कि लाइव स्टूडेंट्स में कौन कौन बैठा हुआ है। तो वो जो सेशन था उसमें हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। बाकी उन लोगों के लिए जिन्होंने अटेंड नहीं किया था, उन लोगों के लिए बता दूं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम मेरे को नहीं जानते हो और इस क्लास में आकर के बैठे हो तो दिक्कत है दोस्त, तो दिक्कत है। पर मैं आपको बता दूं, माय नेम इज शुभम सिंघल एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल बैक इन नवंबर 2018 एंड I am working as a junior associate with a venture capital firm which is based out of US। ठीक है? और और मैं पढ़ाता भी हूँ, ड्रिवन बाई पैशन, बहुत मजा आती है। और तुम लोगों को मैं पूरा का पूरा सीए फाइनल पेपर 4 लॉ पढ़ाने वाला हूँ। और सर आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ एक्टिव रहना ना, थोड़ा सा चैट पे पार्टिसिपेट करते रहना, क्योंकि तुम खुद सो जाओगे वरना। अगर तुम चैट पे टाइप नहीं करते रहोगे ना, तुम खुद सो जाओगे। ठीक है? सर सुनो ना, अब मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, बस इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपको मैं बताता हूं पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के बारे में, कि वो क्या है और उसमें कितना सिलेबस कवर्ड है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है सर, आपके सिलेबस में क्या क्या आता है? दोस्तों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या आता है? ऐसा इमीडिएटली कुछ सोचा नहीं है, पर आता होगा कुछ। सर सुनो, आपका पेपर 4 जो है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये है तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, पर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक्चुअली 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। चलो क्यों करना, एक है सर कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है इकोनॉमिक लॉ। वाह सर, ये तो हमें पता ही नहीं था। आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है ना, कॉर्पोरेट लॉ, वो मैं फर्दर और 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ में। ठीक है? कंपनी लॉ क्या है सर? कंपनी लॉ में आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। और सर सिक्योरिटीज लॉ में आप सिर्फ एक ही एक्ट पढ़ोगे, सेबी एक्ट। और सेबी एक्ट के साथ एक और रेगुलेशंस पढ़ते हो, वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन आप एक ही एक्ट पढ़ोगे। सिक्योरिटीज लॉ में आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, पहले ना, पहले 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 मतलब 1 साल पहले सिक्योरिटीज लॉ में एक और एक्ट हुआ करता था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम प्यार से तो कभी उस एक्ट को कहते ही नहीं थे, क्योंकि प्यार आता ही नहीं था उस एक्ट के लिए, लेकिन सर उसको सेक्रा कहते थे। ठीक है? तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट करके एक एक्ट था, वो इन्होंने हमारे सिलेबस से हटा दिया। एक बार 10 सेकंड लो और एक बार थैंक यू बोलो आईसीआई को, क्योंकि भाई तगड़ा सिलेबस था।
SCRA जनरली यूजुअली लोग छोड़ के जाते थे क्योंकि वो बहुत पुराना एक्ट था और बहुत सारी इलॉजिकल चीजें थी जो आज के डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में होती भी नहीं है, तो उन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो सर सिक्योरिटीज लॉ में हमारे पास बचता क्या है? सिर्फ फिर हमारे पास बचा सिर्फ सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। और दूसरी तरफ है हमारा इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ में क्या है आपको पता है सर? जैसे यहां पे एक कंपनीज एक्ट है ना, वैसे इकोनॉमिक लॉ में 5 अलग अलग तरह के एक्ट्स हैं। 5 अलग अलग तरह के एक्ट्स क्या क्या है पता है सर आपको? किसी को भी हल्का सा भी आइडिया है क्या क्या है? सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या बोला मैंने? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, प्रैक्टिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बना है सर, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं क्या है। रितेश दुबे कह रहे हैं कि आपके सिलेबस में रेरा एक्ट भी है। नहीं दोस्त, पेपर 4 के सिलेबस में पेपर 6 रेरा नहीं है। रेरा जो है वो पेपर 6D में है। कहां पे है? पेपर 6D में, जो इकोनॉमिक लॉ है। यहां पे क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद क्या बचा दोस्त? उसके बाद बचा आपका आर्बिट्रेशन एक्ट, एक आर्बिट्रेशन एक्ट करके एक चीज है। और लास्ट में है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो सर लास्ट टाइम तो इन्होंने आतंक मचा दिया। 13 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था, क्योंकि सर प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये आपके पूरे ब्रॉडली आपका सीए फाइनल लॉ का सिलेबस है। खत्म, बस इतना ही, इतना कर लिया तो बस लॉ खत्म पेपर 4 का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ना सर, सुनो ना, इसका वेटेज क्या है? मतलब आपने कहा कि ये डिवीजन है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है? बॉस, जब पहली बार पढ़ोगे ना, क्लास करोगे और पहली बार सेल्फ रीड करोगे, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। हर चीज इंपॉर्टेंट है जब आप पहली बार पढ़ते हो, क्योंकि यार पहली बार में अगर आप काट छाट कर दोगे तो आगे आगे आप कैसे पढ़ोगे उसको? कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो हर चीज, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज कवर करना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट रिविजन कर लोगे, सेकंड रिविजन कर लोगे, तब आपको बेटर समझ आएगा कि अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो समझ आ गया, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, तब आप उसको कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो। लेकिन अभी सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर सर फिर भी बताओ ना, वेटेज वेटेज बताओ ना, कितने मार्क्स का आता है? तो इसको वेटेज बताने के पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या आपको आपके सीए फाइनल सिलेबस का पेपर पैटर्न पता है? नहीं पता सर? अरे बोलने तो दो सर। अरे नहीं पता, मैं बता रहा हूं ना। चलो मैं आपको सीए फाइनल का ना आपका एक्चुअली पेपर दिखाता हूं, जो अभी दिसंबर का अटेम्प्ट आया था ना, उसका पेपर दिखाता हूं। ओए होए होए होए, खुल गया भाई पेपर। दोस्तों ये आपका जो अभी दिसंबर में अटेम्प्ट गया है, उसका पेपर है। सुनो मेरी बात सर, देखो पढ़ो क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 6। और मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 70। क्यों सर? क्योंकि अभी आपका जो सीए फाइनल का पेपर आता है, पेपर 4, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो एमसीक्यूज आते हैं और दूसरा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। लेकिन सर 70 तो मैक्सिमम मार्क्स है। आपको पता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं वो? अराउंड 88, अराउंड नहीं, एग्जैक्ट 88 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पता है? कैसे? देखो सर, this question paper comprises 2 parts, part 1 and part 2. Part 1 comprises of MCQs and part 2 comprises questions which require descriptive type answer. मतलब part 2 descriptive है। उसमें देखो अब आप पार्ट 2 के बारे में देखो, नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चन एंड आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी इन एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। देखो सर, 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, उसमें आपको मैक्सिमम 70 मार्क्स मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है। पर इन्होंने 6 क्वेश्चन बना रखे हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और नीचे के 5 में से आपको 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 84 मार्क्स हो गए। 14 इंटू 6, 84 मार्क्स। उसके बाद सर आप अगर नीचे जाओगे और 6th क्वेश्चन देखोगे, आप अगर नीचे जाओगे और 6th क्वेश्चन देखोगे, ये रहा 6A। तो 6A में आपको लास्ट में ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है बड़ा सा और। ये और मतलब क्या? फर्स्ट पार्ट में 2 ऑप्शन है। 6A के फर्स्ट पार्ट में या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लो जो 4 मार्क का है, या फिर नीचे वाला पार्ट 2 लिख लो जो 4 मार्क का है। मतलब सर आपको एक क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। मतलब सर टोटल पेपर 88 मार्क्स का पेपर है। 88 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स अटेंड करने हैं। और 70 मार्क्स अटेंड करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए? तो अब सर इसमें वेटेज क्या हुआ? हमारे जो पिछला अटेम्प्ट गया था,
दिसंबर का, उसमें 88 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ओके, तो सर उसका ब्रेकअप मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ब्रेकअप हुआ था उसका। सुनो, ब्रेकअप मतलब भाई स्प्लिट, स्प्लिट किस तरीके से बटा हुआ था आपका 88 मार्क्स का पेपर। इसमें ना इकोनॉमिक लॉ जो था ना, करीबन करीबन 35 मार्क्स का आया था। कितना? 35 मार्क्स का इकोनॉमिक लॉ का पेपर आया था। सर 35 मार्क्स में से 13 मार्क्स तो इकलौता इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था, 13 मार्क्स। ठीक है, और सिक्योरिटीज लॉ में जो एक आपका सेबी एक्ट है ना, दैट केम फॉर अप्रॉक्स 8 मार्क्स। और जो बैलेंस बचा आप हिसाब लगा लो, अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स बचे क्या? हाँ जी सर, हाँ 45 मार्क्स बचे। तो 45 मार्क्स का जो पेपर था वो आपके कंपनी लॉ से आया था। मतलब सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ है। पर क्यों सर, इकोनॉमिक लॉ भी तो 35 मार्क्स का आया। भाई इकोनॉमिक लॉ में तो 5 अलग अलग एक्ट है ना, कंपनी लॉ में तो सिर्फ एक ही एक्ट है, 45 कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट अपने को पढ़ना है सर, और 45 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है सर हमारे फोकस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब सर हमारे क्लास का सीक्वेंस कैसे होगा? मतलब क्या हम पहले कंपनीज एक्ट पूरा खत्म कर लेंगे? अगर मैं पहले पूरा कंपनीज एक्ट खत्म कर दूंगा ना, तो जब कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा तो वैसे अंगड़ाई मारोगे और बोलोगे चलते बनो भाई, हो गया अपना, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं दोस्त, अपन कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे। कंपनीज एक्ट के शुरू के 4-5 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खत्म करेंगे पहले, और उसके बाद हम इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर्स उठाने लग जाएंगे। एक एक्ट एक एक्ट एक एक्ट उठाया और वो भी खत्म होते गया, उसके बाद वापस कंपनी लॉ में आ जाएंगे। तो तुम्हारा मन भी बना रहेगा और क्लास चलती भी रहेगी और पढ़ाई भी होता रहेगा। ठीक है, आरुषि ने कहा 70-30 होता है ना। हाँ देखो, ये जो मैंने 88 मार्क्स का स्प्लिट बताया ना दोस्त, गुड क्वेश्चन आरुषि, ये जो मैंने 88 मार्क्स का स्प्लिट बताया ना, ये वैसे तो मैक्सिमम 70 मार्क्स ही देगा आपको। ये पार्ट 2 था, ये सिर्फ पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 1 जो था ना कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का, वो एमसीक्यूज आता है। ठीक है, और जो एमसीक्यू के पेपर, एक्चुअल पेपर आते हैं ना, वो बाहर मार्केट में हमको नहीं मिलते हैं। मतलब वो आईसीआई रिलीज नहीं करता है, वो पेपर एग्जाम में देता है और वापस ले लेता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना स्प्लिट आता है, क्या आता है, वो बहुत बहुत कंडीशनल है। कभी कभी डायरेक्टर्स के 12 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टर्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी रैंडम है। ठीक है, तो उनका होता होगा बैक में कैलकुलेशन, लेकिन हमारे पास वो कैलकुलेशन नहीं है। तो पार्ट 1 होता है जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और पार्ट 2 जो होता है वो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। सुनो, क्यों नहीं करते पता नहीं यार, उनको रिपीट क्वेश्चन पूछने होंगे, पता नहीं क्या है, नहीं करते। बस माई लाइफ माई रूल्स वाला हाल है उनका, और क्या। सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, तो ये हो गया सर आपका एमसी, अपने अपना एमसीक्यूज नहीं प्रिपेयर होगा ना। क्यों प्रिपेयर नहीं होगा भाई? मैं तुमको पूरा एमसीक्यू का बुकलेट दूंगा, उसमें समरी है वो कराऊंगा, केस स्टडी सिनेरियोस कराएंगे, क्यों नहीं होगा? सब होगा। सुनो सर, सुनो 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 गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों। सीए फाइनल लॉ के सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सुनो। देखो अल्टीमेटली सीए फाइनल जो पूरा है ना, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन। पूरा जो सीए फाइनल है ना, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन कि हाउ वेल डिड यू मैनेज योर वन डे बिफोर द एग्जाम। आपका जो एग्जाम के पहले का दिन था, उस दिन तुमने कितना अच्छे से सिलेबस कवर किया, तुमने कितना अच्छे से रिवाइज किया, वो मैटर करता है। उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन। तो मेरी बात सुनो एक बार, ये जो पूरा सिलेबस है ना, आप जब पढ़ोगे ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको एग्जाम के पहले कितने दिन मिलते हैं। अगर एग्जाम के पहले मैं आपको बोलूं ना, तो आपको रफली 1.5 दिन मिलते हैं, करेक्ट। आप ऑडिट का पेपर देके आओगे शाम को 5 बजे, और 1.5 दिन के बाद परसों दोपहर को आपका 2 बजे लॉ का पेपर होगा। इफेक्टिवली अगर बोलूं ना, इफेक्टिवली, तो आपके पास 24 आवर्स टू स्टडी होता है। आपके पास 24 आवर्स होते हैं पढ़ने के लिए इफेक्टिवली। थोड़ा सा समय आरटीपी या एमटीपी के क्वेश्चन देखने के लिए काट दो, थोड़ा सा समय बाकी सब चीजों का काट दो, लेकिन 24 आवर्स होते हैं आपके पास कंटेंट कवर करने के लिए। और उस 24 आवर्स में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि 100 मार्क वर्थ ऑफ कंटेंट कवर हो जाए। आपको 24 आवर्स में ऐसी सिलेबस कवर करनी है जो 100 मार्क्स वर्थ ऑफ कंटेंट कवर हो जाए। मतलब सर रफली अगर मैं पूछूं, अगर मैं रफली आपको पूछूं, तो 1 घंटे में आपको इतना सा कंटेंट कवर करना चाहिए जिससे आपको 4 मार्क की तैयारी हो जाए। 1 घंटे में आपको इतना सा तो कंटेंट कवर करना चाहिए जिससे आपकी 4 मार्क की तैयारी हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। सुनना, कंपनीज एक्ट को ना, लेट मी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स।
ठीक है, लेट मी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट सर, कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से शुरू होता है और सेक्शन 470 तक जाता है। सेक्शन 1 से शुरू होता है, 470 तक जाता है। अगर आप आईपीसीसी का एग्जाम दिए हो, कौन सा वाला? आईपीसीसी का, मतलब जो पहले हुआ करता था, इंटरमीडिएट के पहले आईपीसीसी हुआ करता था, तो आपने आईपीसीसी में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 128 तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। पर अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, जो अभी अभी हुआ है, कैसे दे सकते हैं सर? फिर भी होते हैं कुछ लोग, पता नहीं। अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है तो आपने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 148 तक पढ़ा होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब आप आईपीसीसी का एग्जाम देने के बाद फाइनल तक पहुंचे हो, उस बीच में फाइनल में से इन्होंने ये 20 सेक्शन उठा करके इंटरमीडिएट में डाल दिए, ठीक है, तो तुम बच गए, है ना? हाँ तो सर मजा है ना, पढ़ना भी किसको था? वो 20 सेक्शन। हाँ, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे दोस्त, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, और एक बार चेक कर लेना, वो आपके शायद आपके ऑडिट में आज भी कवर्ड है, लेकिन आपके सीए फाइनल लॉ में जो है ना सिलेबस, वो सेक्शन 149 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 149 से शुरू होता है। और गेस करोगे कहां खत्म होता है? कहां खत्म होता है, गेस करोगे? सर 470 470 470। नहीं भाई, इतना भी गंदा नहीं है आईसीआई, तुम जबरदस्ती बदनाम कर रखे हो। वो रुक गया आकर के 465 पे, वो बोला बच्चों को इतना स्ट्रेस देना नहीं है अपने को। लेकिन कहां से मैनेज कर पाएंगे इतना सिलेबस? उन्होंने बोला ना ना, पूरा नहीं। उन्होंने 465 466 में आकर के रुक गए, बोले सर इतना नहीं पढ़ सकते तुम, ठीक है। तो सर पूरा 149 से 465 तक का सिलेबस आपके सीए फाइनल के कोर्स में इन्होंने डाला है। पर पर कंपनीज एक्ट को ना कभी भी, कंपनीज एक्ट को कभी भी आपको ना, जो सीए फाइनल का सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। एक है सेक्शन 149 से 205, जो सिर्फ 55 56 सेक्शंस होते हैं, और उसके बाद भाई 206 से ले लो तुम, 470 भी ले लो, चलता है। ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब समझो, जो 45 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ना कंपनी लॉ का, उसमें से 26 मार्क्स तो इसी वाले सेक्शन से आ गए थे। आधा से ज्यादा तो आपके इन 56 सेक्शन से आए थे, बाकी पूरा सिलेबस यहां से आया था। मतलब सर क्या, वो जो एक पैरेटो रूल होता है ना, 80-20 रूल, 80-20 तो एग्जैक्टली यहां नहीं बैठेगा, पर आप समझो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव दीज सेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ योर सीए फाइनल सिलेबस। कितने मार्क्स का आएगा सर? 26 मार्क्स का। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो सिलेबस है ना, ये जो सिलेबस है आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद मैं ही आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करवाऊंगा। और एग्जाम के पहले दोस्त, ये जो सिलेबस है ना, ये 5 से मैक्सिमम 6 घंटे, अगर आप बहुत स्लो भी पढ़ते हो ना तो मैक्सिमम 6 घंटे में रिवीजन होता है। मतलब क्या सर, आपको 20 घंटे से 24 आवर्स तक लगेंगे इस पेपर, सॉरी 5 से 6 घंटे में रिवाइज होता है। अब मैंने तुमको बताया था 1 घंटे का 4 मार्क मिलता है आपको, तो इस हिसाब से तो सर यहाँ पे मैक्सिमम आपको 24 मार्क्स मिलने चाहिए, पर ये 26 मार्क्स का सिलेबस है। मतलब सर ये हर तरीके से रेशियो में बैठता है। पर अगर आप डिसेंटली पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप ढंग से चीजें कवर कर रहे हो ना, तो एग्जाम के पहले ये जो सेक्शन है ना, 4 घंटे में भी रिवाइज होता है। तो सोचो, 6 घंटे, 6.5 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में हो रही है, और एग्जाम के पहले तो भाई 5 मिनट भी बच जाए तो वो भगवान का टाइम है, लेकिन तुमको तो 2 घंटे बचेंगे, ठीक है। तो सर ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और अगर आप क्लास लाइव अटेंड कर रहे हो और आपको लग रहा है नहीं यार नींद बहुत आती है, अपन को सोना है, अपने को नहीं देखना है लाइव, अपने को मस्ती करनी है, अपने को रिकॉर्डेड देखना है, स्पीड करना है, फलाना ढिमकाना, तो 205 के बाद कर लेना। 205 तक मत करना, 205 के बाद तुम क्या, तुम्हारे साथ मैं भी क्लास में सोऊंगा, ठीक है, 15 मिनट ऐसा मस्त ब्रेक लेके सो जाएंगे, ठीक है। सर सेक्शंस सारे लर्न करना होगा क्या, पूछा सिमरन ने। ठीक है सर, ये समझा आपको, सिलेबस समझा आपको आपका? कुछ इसमें क्वेश्चन है आपके? ज्यादा ही एहसान कर दिया 5 सेक्शन छोड़ के, हाँ ना? डाल देते हम, वो गिनाते नहीं हमको, कम से कम डाल देते वो भी। नहीं भाई, डाल देते तो और लग जाते, कोई बात नहीं। सुनो सर, अब कुछ चीजें मैं आपको पूछता हूं, कुछ चीजें एक्चुअली जो मैं आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला सर, क्या सेक्शन लर्न करना होगा, ये देखो मैंने यहां पे कवर कर रखा है। शुड यू बाय हार्ट सेक्शन नंबर? शुड यू बाय हार्ट सेक्शन नंबर? नहीं सर, चाय लेके बैठे हैं, कहता है पंकज। सुनो सर, क्या सेक्शन नंबर बाय हार्ट करना चाहिए? सेक्शन नंबर बाय हार्ट करना चाहिए। मैं आपको ना दो चीजें बताना चाहता हूं, प्लीज आज सुन लो। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा आपको, और आज के बाद जाके ही किसी को पूछना भी मत, क्योंकि आज अपने कॉन्सेप्ट सेटल कर लो कि सेक्शन नंबर याद करने हैं क्या। सबसे पहली चीज,
आज मैं आपको 149 पढ़ाना शुरू करूंगा। 149 आप जब पढ़ोगे ना तो आप देखोगे 149 सेक्शन जो है वो करीबन अपने आप में 10 पेज का सेक्शन है। दैट 149 सेक्शन इन इटसेल्फ इज अ 10 पेजेस सेक्शन। तो अगर तुम एक 10 पेज का सेक्शन का कंटेंट पढ़ सकते हो तो उसके ऊपर के 3 डिजिट पढ़ने में आपका क्या जा रहा है? 149 पूरा सेक्शन। तो आपको सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा पूरा कंटेंट याद कर सकते हो ना तो सेक्शन नंबर भी याद हो सकते हैं। पहला रीजन याद करना चाहिए। दूसरा रीजन, अगर आप सेक्शन नंबर याद करोगे ना तो आपको पूरा फ्लो समझेगा एक्ट का। अगर आप 149, 150, 150 और 152 याद करोगे ना तो आप क्या कर सकते हो पता है? एक लेवल आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक लेवल आएगा 15 दिन बाद, 15 days into the class you will be at a point, not 15 days, actually 1 month into the class you will be at a point wherein you are sitting down and you can revise randomly without any book. सेक्शन 149 क्या था? अच्छा, अब कंपनी टू ऐप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 150 क्या था? अच्छा, 151 क्या था? आप वो रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो सेक्शन नंबर्स ही नहीं होंगे, वो सीरियल नंबर ही नहीं होगा, तो आपका चेन ऑफ थॉट्स नहीं बैठेगा। ठीक है। और थर्ड ये खत्म कर देता है चीजें। रीजन फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट बहुत बार अपने क्वेश्चंस में ही सेक्शन नंबर का रेफरेंस देता है और अपने आंसर में इतना सॉलिड सेक्शन नंबर का रेफरेंस देता है कि अगर आप बिना सेक्शन नंबर के अपने आंसर्स लिखोगे ना तो आंसर्स फीका दिखेगा। मतलब समझ रहे हो? एक आप समझो, आप एग्जाम दे रहे हो, साइड बाय साइड मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं सेक्शन नंबर याद कर रहा हूं, आप सेक्शन नंबर याद नहीं कर रहे हो, हम दोनों का पेपर का आंसर एकदम सेम है, बस मैंने सेक्शन नंबर लिखा, आपने नहीं लिखा। तो आपको लगता है हम दोनों को सेम मार्क्स देगा? नहीं सर, अगर हम दोनों का आंसर बेस्ट भी है ना तो 4 में से आपको 3.5 मिलेंगे, मेरे को 4 मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक सेक्शन नंबर तो एक्स्ट्रा लिखा। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एकदम कहते हैं सर सेक्शन नंबर याद ही नहीं हो रहा, ऐसा रैंडम नंबर याद कैसे होगा? उनको भी मैं बोल रहा हूं 205 तक तो मैं याद कराऊंगा, उसके आगे का जितना होता है रख लो, नहीं भी रखोगे तो कोई वांदा नहीं है। अच्छे अच्छे रैंक होल्डर्स के पेपर देखे मैंने, अच्छे अच्छे मार्क्स वाले पेपर देखे, 205 के बाद का वो लिख देते हैं एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और वो मैनेज हो जाता है, उनको सही मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुनो सर। अब छोटे मोटे और सवाल है, फिर मैं क्लास शुरू कर दूंगा। सर लॉ की लैंग्वेज बाय हार्ट करनी है क्या? बाय हार्ट नहीं करनी है, हो जाएगी अपने आप बाय हार्ट। भाई तुम लॉ समझो, ये जो सीए फाइनल का लॉ है ना, दिस इज अ बेस फॉर व्हाट? फॉर योर डायरेक्ट टैक्स, फॉर योर इनडायरेक्ट टैक्स। वहां पे आप डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ पढ़ते हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो भी लॉ है, आपका कस्टम्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब एक्ट्स है। ठीक है। इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है ना वो लैंग्वेज ऑफ लॉ ही होती है। ठीक है। तो आप ना लॉ की लैंग्वेज डेवलप करोगे, रट्टा नहीं मारोगे। कैसे डेवलप होगी सर? हम क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टडी मॉड्यूल से आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन बैंक के आंसर्स पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ आएगा धीरे 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 धीरे। आज नहीं आएगा सर, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ होल जर्नी। ठीक है। आज या एक हफ्ते में लॉ में आपको ऐसा हाश मजा आ गया, आ जाएगा ना, तो फिर डिफिकल्ट क्या है सीए फाइनल में? हाँ, तो the point is that you will gradually learn, okay, and that way you will develop the language of the law, और आपको लॉ की लैंग्वेज रटनी नहीं पड़ेगी। आप जब एग्जाम हॉल में लिखोगे ना आपको रियलाइज होगा हाँ मैं अच्छा लैंग्वेज लिख रहा हूं, रादर देन नॉर्मल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। आपको समझ आएगा हाँ मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज बेटर लिख रहा हूं। ये प्रैक्टिस के साथ आएगी और वो हम करेंगे। ठीक है। चलो सर, अब मैं आपको क्लास शुरू करता हूं। बोलता रहूंगा, मैं तो बहुत चीजें बताता रहूंगा, खत्म ही नहीं होगी बातें, बताता ही रहूंगा। पर अब मेरी बात सुनो सर, हमको ना ब्रॉडली हमको आज कंपनीज एक्ट शुरू करनी है। कंपनीज एक्ट के अलावा जो भी टॉपिक्स है वो हम धीरे धीरे बाद में पिक करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट है ये, टारगेट 1। ठीक है। टारगेट 1 हमारा है इन अपना चैप्टर 1। अब मेरी बात सुनो सर, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट, राइट? हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। अब सर सुनो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, क्लास की अप्रोच क्या रहेगी, मतलब हाउ डू आई वांट यू टू अटेंड दी क्लासेस। ऐसा सुबह उठ के 7 बजे बेड में ऐसा फोन पकड़ के चालू हो गए, ऐसे सिर पे हाथ रख के कि हाँ भाई पढ़ा, मजा आ रहा है? नहीं भाई, प्लीज। क्लास का अप्रोच क्या होना चाहिए सर? सुबह प्लीज 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 अपने टेबल पे आ जाओ, जहां भी आप बैठते हो वहां पे बैठ जाओ, एक सारे बुक्स जो आपको मिलेंगे वो लेकर के, और साथ में एक ब्लैंक नोट्स लेकर के। आज नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आज जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कल से एक ब्लैंक नोट्स लेकर के बैठ जाना, वो आपका लॉ का नोट्स बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं उससे फायदा क्या होता है। देखो सर, है तो थियरी पेपर, ठीक है, अनलेस मैं क्लास में नाचू गाऊं, आप थियरी सुन के दिमाग में पेनिट्रेशन कम हो जाता है एट पॉइंट पे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट? सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज, आई विल टेल यू व्हाट, टेक अ नोट्स,
वट एवर आई एम टीचिंग जस्ट राइट इट डाउन। मतलब क्या पूरा नोट्स लिखते जाएं सर? नहीं, राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा पता है? मस्त नोट्स बनाना नहीं, वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया समरी नोट्स, ठीक है। राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फोकस बना रहना। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूं ना, जो भी बोल रहा हूं आप उसको लिख रहे हो, मतलब अपने लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है कि स्क्रीन में जो मैं लिख रहा हूं वो कॉपी कर रहे हो, आपको शायद स्क्रीन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप जब सुन रहे हो कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है, आप बस लिख रहे हो उसको, आप बस लिख रहे हो उसको। तो उससे क्या होगा? उससे आपका अटेंशन बना रहेगा, फोकस रहेगा और बहुत ज्यादा समझ आएगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। सर मैंने जब फास्ट ट्रैक लेक्चर लिया था ना, मैं जो टेबल क्लास में बना के आता था, स्टूडेंट मेरी बात सुनते सुनते उस सेम टेबल को नोट्स में निकाल लेता था। इससे मेरे को पता चलता है टाइम तो एम्पल मिलता है, और हम तो यहां क्लास में चीजें लिखेंगे भी जितना लिखना हो, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट वट एवर यू आर लिसनिंग जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। सो आई यूज टू राइट इट डाउन व्हेन आई अटेंडेड द लॉ क्लास ना, आई यूज टू राइट एवरीथिंग डाउन, ठीक है। मैं जो भी सुन रहा था मैं लिखते जाता था, लिखते जाता था। उसके बाद क्या हुआ बताए? 205 के आगे मैंने भी नहीं लिखा था कंपनीज एक्ट का, 205 के आगे, लेकिन 205 तक जितना मैंने लिखा था ना, जब मैंने फर्स्ट रीडिंग अपनी की प्रिपरेशन लीव में, उस समय मैंने वो सारी चीजों को ठीक करके, जो कम रह गया उसको ऐड कर दिया, हटा दिया, ठीक करके उसको मैंने अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स की समरी नोट्स बना लिया। और सर दुनिया में कितने भी अच्छे नोट्स बन जाए, अगर डायरेक्टर्स के लिए आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेते हो ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। पर पर अगर ओनली इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड लर्निंग थियरी, बट अगर आपको नहीं जमता यार थियरी, ये बस निकल जाए निकल जाए निकल जाए वैसा वाला अप्रोच है, तो कोई बात नहीं, समरी नोट्स इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। फिर एग्जाम में मिक्सअप नहीं हो जाएगा सर कौन सा पढ़ना है? नहीं, नहीं मिक्सअप होगा, आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि आप अपने जब नोट्स बनाओगे ना, तो आपको पता होगा मैंने समरी नोट्स के भी कंटेंट ले लिए। पर फ्रैंकली समरी नोट्स में ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कवरेज है, तो वो आपको नोट्स में इतना सारा नहीं लिख सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट चार्ट्स वगैरह बनाने बना लो, नहीं तो भी सर कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने नोट्स से, बस नोट्स इसलिए बनाओ ताकि आपका क्लास में ध्यान बना रहे। समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? अब सर आप मेरे को ये मत पूछना नोट्स बनाए नहीं बनाए, ये बना वैसा बना। आपको ऑब्जेक्टिव क्या है नोट्स बनाने का? सिर्फ और सिर्फ ये कि क्लास में ध्यान बना रहे, जो मैं बोल रहा हूं वो आप, यू आर नॉट जस्ट कान में सिर्फ जा नहीं रहे, दिमाग में भी जा रहे, ठीक है। सिर्फ पंकज पढ़ाई कर रहे हैं आज, बाकी सब सो रहे हैं नालायक को। सुनो सर, कंपनीज एक्ट 2013 शुरू करने वाले हैं। कोई मेरे को बताएगा एक एक्ट इनएक्ट कैसे होता है? मतलब क्या सर एक एक्ट पिक्चर में कैसी आती है? हाउ डू यू नो कि कंपनीज एक्ट 2013, मतलब एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी उठे और बोले आज से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अरे ऐसे कैसे? तुम कैसे बोल सकते हो? बोल तो सकते हैं वो सरकार है, पर कैसे सर? व्हाट इज द फॉर्मल प्रोसीजर? आपको पता है अभी आईसीआई का अमेंडमेंट बिल जो चल रहा है अभी, वो भी धीरे धीरे एक्ट में कन्वर्ट होने की बात आ रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक एक्ट कैसे बनता है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट के लिए बताता हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी अलग है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ना बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, जैसे कि क्या सर? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गए। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, 40-50 तो भी मिनिस्ट्रीज होंगे। अब इसमें हमारे लिए रेलेवेंट है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज के जितने भी अफेयर चल रहे हैं ना, अफेयर चल रहे हैं मतलब भाई काम चल रहे हैं जितने भी, ठीक है, जितने भी कंपनीज के अफेयर चल रहे हैं, उसकी जो एक मिनिस्ट्री है उसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कोई मेरे को बता सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन है आज के डेट में? मैं आपको एक हिंट देता हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, वही आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्टर भी है। कौन है? कौन है? कौन है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है निर्मला सीतारमन जी। आफ्टर आफ्टर पहले ये पोजीशन अरुण जेटली जी होल्ड करते थे, लेकिन आफ्टर हिज डिमाइज दिस पोजीशन वाज ट्रांसफर्ड टू निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब सर सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को क्या करती है पता है? अगर सेंट्रल, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा निर्मला सीतारमन जी को कि हमको कंपनीज एक्ट नया वाला चाहिए, अभी वाला बहुत बकवास हो रखा है, या फिर अगर निर्मला सीतारमन जी खुद से सोचेंगी कि मेरे को ना नया कंपनीज एक्ट बनाना चाहिए, कुछ हम भी तो मस्त ऐसा चेंज करके जाएं, वो क्या करेंगे सर? मिनिस्ट्री जो है ना, वो अपने नीचे कमिटी फॉर्म करेंगे, एक कमिटी जिसमें वेरियस एक्सपर्ट्स होंगे, वो एक्सपर्ट जिनको कंपनी लॉ समझ आता है, वो एक्सपर्ट जिनको लॉ समझ आता है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। एक सेकेंड,
हाँ सुनो, पंकज का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पंकज। सुनो 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 सर, निर्मला सीतारमन जी क्या करेगी भाई दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज समझ लो, प्लीज समझ लो। एक कमिटी फॉर्म होगी और वो कमिटी क्या करेगी पता है, वो कमिटी बैठ करके ना पूरा का पूरा लॉ बनाएगी, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये सबसे लेंथीएस्ट प्रोसेस होता है सर, पूरा लॉ बनाएंगे एंड टू एंड की उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, और इस लॉ को कहते हैं बिल। लॉ को कहते हैं बिल। ये एक ड्राफ्ट बिल हुआ। वो बिल क्या है सर, बस यूं ही है, रैंडम है, कुछ उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, इट इज जस्ट अ बिल। अब जब ये बिल बन जाएगा ना सर, जब ये बिल बन जाएगा ना, इसको लेकर के तुम चले जाना, इसको लेकर के तुम चले जाना हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या सर, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। सर पहले लोकसभा में लेके जाओगे कि पहले राज्यसभा में लेके जाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, सीए सुनना मेरी बात ध्यान से। आप ना उस बिल को किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लेके जा सकते हो, पहले पहले लोकसभा के पास ले जा सकते हो, बाद में राज्यसभा के पास ले जाना, या तो पहले राज्यसभा के पास ले जाओ, बाद में लोकसभा के पास ले जाना। पर जो आपके डायरेक्ट टैक्स में फाइनेंस एक्ट आता है ना, जो आपके डायरेक्ट टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट आता है या इनडायरेक्ट टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट आता है ना, वो जो फाइनेंस एक्ट है ना, वो मैंडेटरीली सबसे पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। उसके अलावा जितने भी बिल पास होते हैं ना, वो कहीं भी ईदर ऑफ द हाउसेस में पहले जा सकता है। ठीक है, तो आप समझे, पहले लोकसभा या राज्यसभा, और उसके बाद क्या होगा, जब दोनों हाउसेस अप्रूव कर देंगे ना, उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। सर हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे देंगे ना, तो उस चीज को फिर हम बोलेंगे एक्ट। पर सर ये ना एक्ट, ये जो बिल था ना, बिल बिल अब बड़ा होके एक्ट बन गया है, पर एक्ट बन गया है, पर वो एक्ट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हमको क्या पता भाई अंदर अंदर क्या चल रहा है, मैं थोड़ी लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन ये सेशंस देखता हूं, मैं तो, मेरे को तो नहीं पता। एज अ नॉर्मल पर्सन आई तो डोंट नो, हाउ विल आई नो वेदर अ न्यू एक्ट हैज कम इन और नॉट। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज ऑफिशियल गैजेट। देयर इज अ प्लेस विच इज कॉल्ड एज ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया मतलब क्या सर, एक जगह है जहां पे जितने भी लॉज जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर इंप्लीमेंट हुए हैं, वो लॉ वहां पे पब्लिश होती है। मतलब अब वो क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट उठा करके वो ऑफिशियल गैजेट में डाल देंगे, और सर और वो बता देंगे कि ये एक्ट जो हम ऑफिशियल गैजेट में डाल रहे हैं ना, ये कब से वैलिड होगा, और जब से लिखेंगे वैलिड होगा, तब से ये वैलिड हो जाएगा। तो सर अभी जो आईसीआई का अमेंडमेंट का बात चल रहा है ना, वो बिल के स्टेज में है। अगर उसको लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा और सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर बहुत लंबा प्रोसेस था, एक्ट कैसे आता है, और एक्ट इस तरीके से कोई भी मिनिस्ट्री लाती है और अप्रूवल होने के बाद हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब सर मेरे को एक बात बताओ, हम क्या पढ़ने वाले, मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी, मैंने लिखा था कंपनी लॉ है जिसके अंदर कंपनीज एक्ट है। तो जब लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, हम लॉ पढ़ने वाले, और एक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है, समझना। तुम इंटरमीडिएट के बच्चे हो, तुमको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पता होगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि उस समय भी हम पढ़ते हैं। पर आपको एक चीज पता है, जब आप एक्ट पढ़ते हो ना, तो एक्ट में मान लो आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सेक्शन है, उसमें लिखा है लिमिट्स, जैसे कि चलो आपने पढ़ा है, थोड़ा सा एक बताता हूं आपको। एक सेक्शन 268 है, किसी को दुनिया में पता है सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या है? सर आप प्लीज इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट मत टेस्ट करो, हाँ वैसे ही उस समय जिस दिन एग्जाम दिए थे उसके अगले दिन भूल गए, बोले बस हो गया इंटरमीडिएट का काम, और नहीं चाहिए। भरोसा रखो, नहीं चाहिए, टेंशन मत लो, नहीं चाहिए। जितने रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स आपको इंटरमीडिएट के चाहिए होंगे, मैं फिर से बताऊंगा यहाँ पे जहां पे रेलेवेंट होगा। लेकिन सर जिसको याद है उनके लिए 268 है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन आपको पता है, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या लिखता है, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखता है हैविंग such company having paid up share capital of minimum such amount as may be prescribed, such amount as may be prescribed, as may be prescribed। ये as may be prescribed मतलब क्या होता है पता है, as may be prescribed मतलब जैसा प्रिस्क्राइब होगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। कौन प्रिस्क्राइब करता है सर, मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। क्या होता है समझना दोस्त, ये लिखा है एक्ट में, ठीक है। अगर इन्होंने पहले 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 अगर इन्होंने एक्ट में लिख दिया कि हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, उन्होंने मान लो ऐसा लिखा होता कि हैविंग अ मिनिमम शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस,
अब एक बात समझो, अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट डाल देते 5 लाख रुपया, और ना बाद में इन्फ्लेशन बढ़ गया, उनको लगा कि भाई हमको मिनिमम अमाउंट 10 लाख कर देना चाहिए, 10 लाख कर देना चाहिए, तो सर जब आप एक एक्ट में कुछ अमेंड करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर से उसको प्रपोज करो लोकसभा या राज्यसभा में, उनका अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, फिर उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में आएगा कि अमेंडमेंट हुआ है, तब जाके वो अमेंडमेंट वैलिड होगी। ये मजाक नहीं है। और लोकसभा राज्यसभा सिर्फ यही करते नहीं बैठे, 5 लाख नहीं 7.5 लाख कर दो, नहीं नहीं भैया ठीक ठीक लगा लो 7 लाख कर लो, ये सब करने नहीं बैठे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस चीजों का पावर जो है ना, एज में भी प्रिस्क्राइब लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू ना जा, तू अमाउंट लिख ले, तेरे को अगर 5 लाख लिखने का है तो तू 5 लाख लिख ले, अगर तेरा मन करता है 10 लाख लिखना है तो तू 10 लाख लिख ले, तेरा मन करता है 100 करोड़ लिखना है तू 100 करोड़ लिख ले। अगर अगर हमको कोई अपर लिमिट देनी होगी तो वो अपर लिमिट हम एक्ट में दे देंगे, बट अदरवाइज दे गेव द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ब्रिंग रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लाएगा सर, रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लाएगा, और रूल्स में वो लिखेगा कि भैया कि एक्ट ने हमको पावर दे रखा था कि पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट बताने के लिए, और उस पावर को यूटिलाइज करते हुए हम ये बता रहे हैं कि जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है 5 लाख होना चाहिए। तो ये जो है ना सर, इसको कहते हैं एक्ट, जिसमें रूल्स का इन्होंने रेफरेंस दे रखा है एज में भी प्रिस्क्राइब करके। अब सर जब एक्ट के साथ आप रूल्स मिला लो, जो केस लॉस होते हैं, जो कोर्ट में एक्चुअल केस होते हैं वो मिला लो, और भी कोई अगर आपके पास सपोर्टिंग्स हैं वो मिला लो, तो इन सबको मिला के सर लॉ बनता है। तो हमारे सिलेबस में ना कंपनी लॉ है, तो हम कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड रूल्स भी पढ़ेंगे, अगर कहीं थोड़ा बहुत रेलेवेंट है तो केस लॉस भी पढ़ेंगे। पर सर फॉर्चुनेटली पेपर फोर में केस लॉस का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता नहीं है, और बहुत फ्रीक्वेंटली क्या कभी कभी तो किसी अटेम्प्ट में आता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता नहीं है, तो केस लॉज हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। समझा? तुम लोग क्या बहुत थैंक यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू चल रहा है तुम लोग का? हाँ अच्छा हुआ पंकज ने थैंक यू एवरीवन एक साथ बोल दिया, नहीं तो मेरे को लगा एक एक जन का नाम लेकर के रिप्लाई करेंगे। सुनो सर किडिंग, सुनो सुनो मेरी बात सुनो सर, अभी तक क्लास दूर दूर तक शुरू नहीं हुई है सर, तो क्यों शुरू नहीं कर रहे हो? मारोगे तुम मेरे को पकड़ के अगर मैं क्लास यूं ही शुरू कर दूंगा तो, ठीक है? अब सर सुनो, मेन बुक क्या होगी आपकी? सर मेन बुक होगी टटा आईसीआई का मॉड्यूल आईसीएआई का मॉड्यूल। सर ये भगवान है, ठीक है? आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आईसीआई का मॉड्यूल जो है ना, फर्स्ट 3 चैप्टर के लिए, फर्स्ट 3 चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे उसके लिए शायद इतना ऑर्गेनाइज नहीं लगे आपको। यू में फाइंड किया इधर उधर बिखरा हुआ है, व्हाट स्कैरी बॉस। ये जो मॉड्यूल है ना, आज के डेट में मैं आपको बताता हूं, अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक फेल है इसके सामने, अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक फेल है इसके सामने। ये मॉड्यूल इन्होंने ओवर द पीरियड इतना इंप्रूव किया है, एंड ट्रस्ट मी दे आर टेकिंग फीडबैक्स। अगर मैं आज भी उनको ईमेल लिखूं ना कि भैया 149 में तुमने ये गलत लिखा है या फिर ये ऊपर लिख सकते हो, दे टेक फीडबैक एंड दे इंप्रूव इट, ठीक है? सो दिस मॉड्यूल हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड ओवर टाइम। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल आते थे, जो इतने गंदे होते थे, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता था, उसको इन्होंने रिलेटिवली हद से ज्यादा सुधार दिया है सर, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बताया बनाया है। पर फिर भी मेरी एक बात सुनो, आपको ना फर्स्ट 3 चैप्टर में थोड़ा कंफर्ट शायद ना आए मॉड्यूल पे, पर कंफर्ट दिलाना मेरा काम है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर का ना मैं आपको एक इंडेक्स बना के दूंगा। इंडेक्स क्यों सर? ताकि वो इंडेक्स में आपको ये पता रहे कि सेक्शन 149, सेक्शन 150, सेक्शन 151, 152 ये कौन से पेज नंबर में है, ताकि जब क्लास के बाद आप रेफर करने की कोशिश करो ना, तो आपको फटफट रेफरेंस के लिए मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं जाए। पर आज की क्लास में तो मैं आपको मॉड्यूल से ही करवा दूंगा, ठीक है? तो आपका समय भी बचेगा, आपको थोड़ा कंफर्ट भी आएगा, और आपको बाकी दोस्त ध्यान रखो, मॉड्यूल से तो प्यार होना चाहिए। मतलब मॉड्यूल खोलते वक्त अगर तुम डर रहे हो ना, तो तुम फिर नहीं कर रहे हो, नहीं डरोगे, बहुत आसान है, एक बार पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो सर, शुरू करते हैं चैप्टर 1। सर आप कब से बोल रहे हो शुरू करते शुरू ही नहीं कर रहे हो। चलो एक्चुअली जब रेलेवेंट होगा तब मैं आपको आरओसी का वेबसाइट दिखा दूंगा। अब अपन शुरू करते हैं सर, कंपनीज एक्ट आपका। सर मैंने क्या बोला, सेक्शन 149 से लेकर के 205 तक अपना टारगेट है, ओके? अब 149 से 205 ना सर, इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टर्स।
दोस्तों इन टॉक्स अबाउट डायरेक्टर्स, आपने जैसे अपने इंटरमीडिएट में शेयर होल्डर की मीटिंग, शेयर होल्डर का कोरम, शेयर होल्डर का सारा चीज पढ़ लिया ना, नोटिस कैसे जाएगा, कैसे बुलाएंगे, सारी चीजें। अब वो सारी चीजें आप डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। क्या होता है सर डायरेक्टर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आप आगे चल के अगर प्रैक्टिस में देखोगे या अगर आपने ढंग का ऑडिट किया है कहीं भी, तो ये सेक्शंस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। ये डायरेक्टर्स है सर। अब डायरेक्टर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं क्या, कंपनीज एक्ट 3 पार्ट में डिवाइड करता है, आईसीआई का मॉड्यूल 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पार्ट 1 है सेक्शन 149 से 172, पार्ट 2 है सेक्शन 173 से 195, और पार्ट 3 है 196 से 205। ठीक है सर, सेक्शन नंबर्स याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपका चैप्टर 11 है, ये आपका चैप्टर 12 है, और ये आपका चैप्टर 13 है। सर चैप्टर्स मतलब क्या? आपका जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 29 अलग अलग चैप्टर। चैप्टर 10 तक आपने अपने इंटरमीडिएट में पढ़ लिया। यू हैव टेकन इंटरमीडिएट तक चैप्टर 10, बट चैप्टर 11, 12, 13 से आगे पूरा आपका सीए फाइनल में है। तो सर चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज इन योर सीए फाइनल सिलेबस। और ये आपका जो आईसीआई मॉड्यूल है ना, इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है। सर आप देखो सीक्वेंस में नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 3 2 है। क्यों इंस्टीट्यूट ने बोला अरे ऐसे कैसे, इतना आसान कैसे बना दे, थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए ना। तो बोले चैप्टर 2 अपन बाद में डाल देते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, जबरदस्ती बदनाम करते हो तुम इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट ने ना अपने लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से सोचा कि 173 जो है वो बाद में पढ़ना चाहिए अपने को, 196 पहले पढ़ लेना चाहिए। उनका लॉजिक भी ठीक है, पर अपना लॉजिक उससे अच्छा है सर। अपन बोलेंगे लाइन से जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कोई घाई नहीं है अपने को। ठीक है, अब सर चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मतलब भैया ये डायरेक्टर होते कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जो है वो कहता है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, और चैप्टर 3 जो है वो कहता है मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। सर मत लिखो, मेरी बात सुनो। क्या 3 चैप्टर हैं सर? सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे डायरेक्टर होता कौन है, कहां से आता है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्या डिग्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 वो अपन पढ़ेंगे मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। मतलब क्या, एक बार डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो उनकी मीटिंग कैसे होगी, कहां होगी, वो सारी चीजें, और उनकी पावर क्या होगी। और तीसरा मैनेजरियल पर्सन क्या होता है सर? मैनेजरियल पर्सन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, रेम्यूनरेशन क्या होगा। ये 3 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सर सुनो, शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर अभी तक तुम सो भी रहे थे ना दोस्त, तो अब जाग जाओ, कोई बात नहीं सर, सो लिया, अभी उठ जाओ और मेरे साथ मेरी बातें सुनो। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। क्या तुम लोगों को पता है सर डायरेक्टर क्या होता है? दोस्तों क्या तुमको पता है डायरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ डायरेक्टर? अ डायरेक्टर इज अ पर्सन हु बेसिकली runs the company. A director is a person who runs the company. मैं धीरे धीरे आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ब्रॉडली एक चीज समझो। मैं ना हाल फिलहाल में रिलायंस का शेयर होल्डर्स देख रहा था। रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। सुनो ना यार, थोड़ा एडमिन रिलेटेड सवाल जैसा है कि बुक्स कब आएगी, फलाना ढिमकाना, ये सब अपन क्लास के एंड में लेंगे, तो क्या है फ्लो नहीं टूटेगा लोगों का। मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो। अभी मेरी बात सुनो, आपको मैंने बुक खोला है क्या आपके सामने? अभी नहीं ना, तो मेरी बात सुनो। हाँ सर आपने तो चैप्टर 1 दिखाया, मैंने बस दिखाया, अभी तुम पहले सुन तो लो कॉन्सेप्ट। मेरी बात सुनो, चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सुनो सर, डायरेक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, लेकिन डायरेक्टर क्यों होता है वो मैं पहले आपको बताता हूं। रिलायंस का ना मैंने शेयर होल्डर का लिस्ट देखा। आपको पता है हर क्वार्टर हर लिस्टेड कंपनी ये बताती है उनके एट द एंड ऑफ दैट क्वार्टर कितने शेयर होल्डर्स थे। तो रिलायंस ने भी ना 31 दिसंबर 2021, उनका लेटेस्ट क्वार्टर का अभी तक आया नहीं है, आ तो जाना चाहिए था वैसे, लेकिन मतलब मेरे को मिला नहीं, शायद सेबी के वेबसाइट पे होगा। लेकिन 31 दिसंबर 2021 का उनका शेयर होल्डिंग्स देख रहा था। उनके शेयर होल्डर्स ना सर करीबन 33 लाख शेयर होल्डर थे। 33 लाख शेयर होल्डर थे सर एक कंपनी के। इंडिया की आबादी 120 करोड़ है।
हाँ मतलब वो 10 साल पहले था, अभी देखना पड़ेगा अपन ने 10 साल में कितनी तरक्की की है, कहां पहुंच गए हैं हम। लेकिन 33 लाख शेयर होल्डर है सर एक कंपनी के। क्या आपको पता है शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, मतलब दे बेसिकली ओन द कंपनी, राइट, टू द शेयर दैट दे होल्ड। अब सर शेयर होल्डर अगर मालिक है तो कंपनी चलाना कौन चाहिए? टेक्निकली तो मालिक चलाना चाहिए, जिसका पैसा लगा है वो कंपनी चलाएगा। पर मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या ये 33 लाख लोगों को बोल सकते हो कि भैया तुम लोग मिलकर के रिलायंस चला लो? क्या वो लोग चलाए पाएंगे? नहीं सर। एक तो वो 33 लाख पता नहीं कहां कहां बिखरे पड़े हैं। दूसरा, कौन शेयर होल्डर है, कैसा कंफर्ट, कितना नॉलेजेबल है, कितना वो फीजिबल है उसके लिए लीडरशिप, वो सब हमको नहीं पता। Technically, a shareholder is a person who has just given us the money. He need not be necessarily having the skills to run a company. मतलब सर आधे से ज्यादा लोगों को तो नहीं होगा, ठीक है? तो इन दैट केस कंपनी तो चलानी पड़ेगी। तो सर कंपनी चलाने के लिए फिर ये जो शेयर होल्डर्स है ना, 33 लाख शेयर होल्डर, ये मिल करके कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। कुछ लोगों को, कितने लोग होंगे, कौन होंगे ये लोग, ये अपन देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये डायरेक्टर्स होते हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्टर्स। और इन लोगों को सब साथ में मिला लो ना, जब साथ में एक साथ मिला लो ना, तो इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? तो सर डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनको ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कि भाई तू कंपनी चला लेना, और हम तेरे को अपॉइंट कर रहे हैं, और तुम लोगों को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। अब सर मेरे को एक बात बताओ, शेयर होल्डर अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के नौकर हुए ना। अगर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो डायरेक्टर्स नौकर हुए शेयर होल्डर्स के। सर ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर्स जब आप अपॉइंट कर देते हो ना, आप मान लो आपने पंकज को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, आपने पंकज को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब पंकज क्या काम करेगा? पंकज हर वो काम करेगा जो एक कंपनी को काम करने का पावर है। हर वो चीज जो एक कंपनी कर सकती है ना, उसके बिहाफ में उसका डायरेक्टर करेगा। पर सर शेयर होल्डर्स ना डायरेक्टर को ये नहीं बता सकते कि तू ऐसा कर, ऐसा मत कर। तुम सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, तुमको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, वो अपना काम ढंग से करेगा। अगर वो अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तुम उसको निकाल दो। तुम चाहिए तो उसको निकाल दो, लेकिन तुम ये मत बोलो कि तू मेरा नौकर है और मैं जो बोल रहा हूं वो तेरे को करना पड़ेगा। तुम उसको डायरेक्टर की पोजीशन में बैठा सकते हो। डायरेक्टर क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा वो कंपनीज एक्ट बताएगी, शेयर होल्डर्स नहीं। कंपनीज एक्ट बताएगी कि डायरेक्टर क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तुम डायरेक्टर को अपना नौकर बोल करके ये नहीं बोल सकते कि मैं जो बोल रहा हूं। सर अ डायरेक्टर मे बी एन एजेंट ऑफ अ कंपनी। ये जो डायरेक्टर होता है ना, ये कंपनी का एजेंट होता है, लेकिन वो शेयर होल्डर का एजेंट नहीं होता। सर पर कंपनी और शेयर होल्डर तो एक ही है ना। नहीं भाई, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, लेकिन मैं कंपनी नहीं हूं, मैं रिलायंस का एक शेयर होल्डर हूं। जब सारे शेयर होल्डर मिलकर के एक चीज बोले ना, तो हम बोलते हैं कंपनी बोल रहा है। फिर क्या आपने मेरी बात सुनी? सर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेंगे दोस्त। सुनो, मेरे लिए तुम्हारा टाइम जो है ना, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पे है। मतलब मैंने तुमको जो भी कमिट किया है ना, अगर मैंने तुमको 120 घंटे कमिट किए तो मैं 100 घंटे में भी खत्म कर सकूं ना, तो मैं 100 घंटे में खत्म कर दूंगा। एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज ओनली बिकॉज इट इज रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है? मैं बिल्कुल भी वैसी बातें नहीं करूंगा जो कहानियां हैं, ज्ञान है, ये सब नहीं। तुम्हारे लिए हर चीज रेलेवेंट है, ठीक है? तो प्लीज मेरी बात सुनो, हर चीज सुनो। सुनो सर, मैं क्या बोल रहा हूं, शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी क्या होता है, शांति रखो, सुनो आराम से, लास्ट में सब समेट करके दूंगा, अभी सुनते जाओ, बस एक एक पॉइंट बस समझ आते जाना चाहिए। सर शेयर होल्डर क्या होता है? एक शेयर होल्डर, दो शेयर होल्डर, 10 शेयर होल्डर, 33 लाख टोटल शेयर होल्डर है, ठीक है? शेयर होल्डर मतलब 1% शेयर होल्डर होता है। अब जब सारे शेयर होल्डर को मिला लो ना, तो कंपनी होती है वो। तो सर जब सारे शेयर होल्डर कोई चीज बोल रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कंपनी वो चीज बोल रही है। सर आगे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें समझेंगे। पर एक चीज समझो कि एक शेयर होल्डर होशियारी नहीं मान सकता कि भाई रिलायंस मेरी कंपनी और डायरेक्टर तो ऐसे काम कर, नहीं। पर शेयर होल्डर अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले जा करके ये बोल सकता है कि कंपनी बोल रही है कि डायरेक्टर तुमको ये करना है, तो डायरेक्टर करेगा। अब सर सुनो, डायरेक्टर जो होता है ना, वो दो चीज होता है, वो दो तरह का काम करते हैं। एक तो एजेंट का भी काम करते हैं और दूसरा ट्रस्टी का भी काम करते हैं। क्या मतलब सर? एजेंट का काम मतलब क्या सर? आपको पता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कैसे होता है, कि अगर एजेंट जाके कोई काम कर दे प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो प्रिंसिपल भी बाउंड हो जाता है। आपको ये चीज पता है ना? अगर एजेंट जाके कोई काम कर दे प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो प्रिंसिपल भी बाउंड हो जाता है। उसी तरीके से सर डायरेक्टर को कंपनी का पूरा पावर दिया गया है। तो अगर डायरेक्टर जाके कोई काम कर रहे हैं ना कंपनी के बिहाफ में, तो कंपनी बाउंड हो जाती है, अनलेस गुड फेथ में ना हुआ हो।
क्या मतलब सर? अनलेस उसने फ्रॉड करने के लिए किया हो या फिर उसके इंटेंशंस गलत हो, वो सारी चीजें तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर एक डायरेक्टर जाके कोई काम करता है ना कंपनी के बिहाफ में, तो जो कंपनी होती है वो लायबल हो जाती है। इसलिए जो डायरेक्टर है ना उसको कंपनी का एजेंट भी कहते हैं। और दूसरा, डायरेक्टर जो होता है ना वो ट्रस्टी भी होता है। ट्रस्टी मतलब क्या सर? ट्रस्टी मतलब आप किसी और के भरोसे पे बैठे हो। मतलब क्या? अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स का ट्रस्टी हूं। डिबेंचर होल्डर्स मतलब क्या? कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो जिन लोगों को इशू करती है उनको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। अब अगर उन्होंने मेरे को ट्रस्टी अपॉइंट किया है, मतलब उन्होंने बोला है मेरे को शुभम पे भरोसा है और डिबेंचर होल्डर्स का सारा काम मैं करूंगा, तो उसको कहते हैं सर ट्रस्टी। तो वैसे ही जब एक डायरेक्टर अपने डायरेक्टर की पोजीशन में बैठता है ना, तो वो ट्रस्टी बन जाता है और कंपनी का जितना भी असेट्स है, कंपनी के जो भी प्रॉपर्टीज है, कंपनी का जो भी कैश है, कंपनी का जो भी इनटैंजिबल असेट्स हैं, वो सारा का सारा उसको क्या करना पड़ता है? उसको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो डायरेक्टर है वो एजेंट भी है कंपनी का और वो ट्रस्टी भी है कंपनी का। समझे सर? समझे? तो सर इस तरीके से डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मैं आपको पूछूं फाइनली क्यों बनता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मैं आपको 3 रीजन बताता हूं क्यों बनते हैं। सबसे पहला, शेयर होल्डर्स। सबसे पहला शेयर होल्डर्स की तादाद इतनी है कि तुम सारे शेयर होल्डर्स को बोल नहीं सकते कंपनी चलाओ। तुमको कंपनी के ओनर्स और कंपनी चलाने वाले लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए शेयर होल्डर्स जो है वो मिलकर के डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ताकि वो कंपनी चला सके। दूसरा रीजन क्या है सर? क्यों हमको चाहिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? कंपनी में नहीं चाहिए हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुमको दूसरा रीजन क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सर सुनो, क्योंकि जो कंपनी है ना, कंपनी इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब क्या? उसका दिमाग नहीं है सोचने के लिए, उसकी आंखें नहीं है देखने के लिए, उसका हाथ नहीं है सिग्नेचर करने के लिए। तो उसको चाहिए कि उसके बिहाफ में कोई काम करे, तो उसके बिहाफ में काम करने के लिए वो लोग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और सर तीसरा रीजन बताऊं भाई, सेक्शन 149 जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है ना सीए फाइनल का सिलेबस का, जो बाय द वे अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो सर जो सेक्शन 149 है ना वो सीधा सीधा कह देता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, तो क्या आर्ग्यूमेंट? फिर तो चाहिए ना। जब लॉ ने कह दिया कि कंपनीज एक्ट में कि हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, तो चाहिए। तो सर ये 3 रीजन है हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए होता है। अब मैं आपको इस लेवल पे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस, रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरा सवाल है, रतन टाटा की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस जो है, वो कंपनी उठ करके बोली कि मैं ना रिलायंस में शेयर होल्डर बनना चाहता हूं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज said that it wants to become a shareholder in Reliance Limited. Question: Can a company become a shareholder in other company? Can a company become shareholder in other company? क्या आप दूसरे कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकते हो? The answer is yes, sir. Obviously, a company can invest in other company. Obviously, so a company can become a shareholder in other company. Now, TCS also said that this company wants to go and sit as a board of director in Reliance. Now, my question: Can a company become a director in a company? Can a company A become director in company B? The answer is no. Sir, directors are only supposed to be individuals. मतलब क्या सर? एक पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, ये सारे लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते दोस्त। ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर्स। नहीं तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने का फायदा ही क्या हुआ? मैंने दूसरा रीजन क्या दिया था कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद काम नहीं कर सकती, तो उसको कोई चाहिए अपना काम करने के लिए। तो उसको कोई चाहिए में इंडिविजुअली आएगा ना। कंपनी अपना काम करवाने के लिए कंपनी थोड़ी रखेगी, कंपनी अपना काम करवाने के लिए इंसान रखेगी ना। तो इसलिए अ डायरेक्टर कैन ओनली बी एन इंडिविजुअल। नेवर कैन अ कंपनी बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, although you can become a shareholder in a company. ओके, तो सर ये ठीक है, आपको समझ गया कि एक डायरेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए। अब सर मैं आपको चैप्टर 1 तो मैंने यहाँ पे ऊपर शुरू कर ही दिया था बेसिक्स। अब मैं आपको चैप्टर 1 में सबसे पहले शुरू करता हूँ 149, जो आपका फर्स्ट एवर सेक्शन है। और सर ये इतना लंबा सेक्शन है, इतना लंबा सेक्शन है कि मैं क्या बताऊं, पर सर बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनो, 149 क्या है सर? कंपनीज टू हैव डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या चाहिए सर? कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनो सर, आपको सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोवाइजो, रूल्स, ये सारी चीजें पता है?
हाँ सर पता है हल्का हल्का, लेकिन बता दो तो अच्छा रहेगा। अभी नहीं बता रहा हूं, समझाऊंगा जब बेर एक्ट से पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी मेरी बात सुनो, सेक्शन 149 क्या है? सेक्शन 149 कहते हैं कंपनीज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब इन्होंने बोल दिया बस हमको चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सर कौन सी कंपनी, कितने डायरेक्टर होना चाहिए, कुछ तो बताएगा ना सेक्शन। तो सेक्शन कहता है हाँ बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे। सेक्शन कहता है एवरी कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। इन्होंने क्लियरली लिखा कि हर कंपनी में ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल्स है, मतलब इंसान बैठे, फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे लोग नहीं बैठे। अब सर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी में? तो उन्होंने बोला देखो यार, हमको ना मिनिमम लिमिट बताना पड़ेगा तुमको, और साथ में मैक्सिमम लिमिट भी बताना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट क्यों सर? क्योंकि एक बात समझो, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाया? क्योंकि शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो कंपनी चला नहीं सकते। अब तुम अगर बोलोगे कि मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1200 लोग बैठाऊंगा, 1200 पीपल इन माई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई सेंस बनता है क्या? नहीं ना। तुमको चाहिए लीस्ट अमाउंट ऑफ पीपल जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो प्रॉपर्ली ऑपरेशंस को मैनेज कर सकें, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। तो इन्होंने बोला हमको एक मैक्सिमम लिमिट तो बताना पड़ेगा और हमको एक मिनिमम लिमिट भी बताना पड़ेगा। तो सर इन्होंने पहले सोचा कि मिनिमम लिमिट हम लिख देते हैं 3, मिनिमम लिमिट हम लिख देते हैं 3, कि भैया कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। पर इनको रियलाइज हुआ भाई अगर मैं ऐसा लिख दूंगा कि 3 डायरेक्टर होना चाहिए, तो एक कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या? एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर है। 1 पर्सन कंपनी मतलब मैं जाके एक कंपनी बना सकता हूं जिसमें मैं अकेला शेयर होल्डर हूं और कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो भाई अगर एक कंपनी है जिसमें एक मेंबर है, वहां पे तुम बोल रहे हो 3 डायरेक्टर बैठाओ, सेंस बनता है? कोई कोई सेंस बनता है? नहीं ना। तो लॉ ने बोला इस तरीके से तो नहीं होगा, हमको जो डिफाइन करना पड़ेगा ना, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होगा, और 1 पर्सन कंपनी के केस में क्या होगा। तो इन्होंने बोला सर पब्लिक कंपनी, पहले मैं आपको मिनिमम बताता हूं। इन्होंने बोला कि एक कंपनी में, सर आप सुन रहे हो नाम का है, आप होश में हो, नाम का है सर, हम सीए फाइनल पेपर 4 लॉ की क्लास कर रहे हैं, उसमें हम कंपनीज लॉ में, उसमें हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, उसमें हम सेक्शन सबसे पहला 149 सेक्शन नंबर वो पढ़ रहे हैं, उसका हम सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं सर, कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे जो इंडिविजुअल्स होंगे, और कितने मिनिमम डायरेक्टर होंगे सर? तो इन्होंने बोला पब्लिक, पब्लिक के केस में इन्होंने बोला कि 3 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट के केस में 2 और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1। मतलब क्या सर, लॉ सेज दैट एवरी प्राइवेट कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, minimum 2 directors. 1 पर्सन company shall have minimum 1 director and public company will have minimum 3 directors. ये इन्होंने मिनिमम की लिमिट बताई। अब सर मैक्सिमम की लिमिट भी बतानी चाहिए, पर मैक्सिमम की लिमिट ना इन्होंने स्प्लिट नहीं किया, इन्होंने ना ओवरऑल बोल दिया कि मैक्सिमम इनके पास 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हम नहीं रखने देंगे, 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हम नहीं रखने देंगे। ठीक है, क्या बोला सर मैंने? हर कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिविजुअल होंगे, इंडिविजुअल द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी हाउ मच इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 3, प्राइवेट 2 एंड 1 पर्सन कंपनी 1। बीच में ना अचानक से मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने लग जाऊंगा, तो उसका रीजन क्या है समझ लो। द रीजन इज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द एग्जाम इन इंग्लिश। ठीक है, सो यू नीड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ लॉ। तो मैं क्लास में बोलूंगा लॉ के लैंग्वेज में, आप मेरे से डाउट पूछोगे लॉ के लैंग्वेज में, और आप पढ़ोगे भी लॉ का लैंग्वेज, तब ना रिटेन होगा दोस्त। तो मैं जब बोल रहा हूं ना, तो मेरी बात सुनना, मैं बहुत ज्यादा लॉ की लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि आपको समझ आता जाए। एटलीस्ट आई विल डू दिस फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड एंड स्टफ। अब तुम बोलोगे वाइंडिंग अप इंग्लिश में पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन तुम लोग की जान चली जाएंगी। ठीक है, तो सर सुनो, मिनिमम मैंने क्या बोला? मिनिमम 3 to 1 डायरेक्टर्स, पब्लिक के केस में 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट के केस में 2 डायरेक्टर्स, एंड इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी देयर शुड बी मिनिमम दीज मेनी डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम देयर विल बी 5 डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर्स। पर सर अब हुआ क्या समझना, रिलायंस गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बोली भाई तेरे को पता भी है हमारी बिजनेस कितनी बड़ी है, 5 लाख करोड़ का टर्नओवर था हमारा, 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का टर्नओवर था। तो कंपनी चले गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बोली 15 डायरेक्टर में हमारा क्या होगा, हमारे पास कम से कम 25 डायरेक्टर होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ा, बोले भाई देख मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारे भले के लिए बोला है, तुम्हारी कंपनी के लिए भले के लिए बोला है, लेकिन कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। तुमको अगर ज्यादा डायरेक्टर दिखने हैं ना, तो तुम जाके शेयर होल्डर को पूछ लो, अगर शेयर होल्डर हाँ कर देते हैं तो तुम कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या, इफ यू वांट टू हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स ना, if you want to have more than 15 directors you can have it, but you will have to pass something which is called as a special resolution.
क्या बोला सर मैंने? समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। सर क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई बताएगा? इंटरमीडिएट वालों, आईपीसीसी वालों, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? सर स्पेशल रेजोल्यूशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 114 में डिफाइंड है व्हाट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन wherein vote casted in favor is 3 times the vote casted against such resolution। मतलब क्या? अगर अगर 100 लोगों ने वोट किया है तो कम से कम 75 लोगों ने फेवर में वोट किया है, अगर 25 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है। हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं मोर देन और इक्वल टू 75% ऑफ द वोट हैव बीन इन फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन। मतलब क्या? अगर अगर 2/3 और मोर, झरना ऐसा मत करना, सुनो मेरी बात। सर 75% से ज्यादा वोट अगर 75% से ज्यादा वोट अगर कहां से आया है, अगर फेवर में आया है, तो हम बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है। दोस्तों सुन लो, हम कहते हैं 75% कन्वीनियंस के लिए, लेकिन लॉ क्या लिखता है? जितने वोट्स अगेंस्ट में आए हैं ना, उसका कम से कम 3 times वोट्स, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग फेवर में बोल रहे हैं, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक है? तो सर अगर अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लिया और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के शेयर होल्डर्स ने बोला कि हाँ भाई 15 डायरेक्टर से ज्यादा रख लो, चलता है, कोई इशू नहीं है, तो तुम रख सकते हो। तो सर 15 के ऊपर फिर कितना रख सकते हैं? जितना तुमको शेयर होल्डर तुम्हारे अलाउ कर दे। तुम्हारे शेयर होल्डर तुमको 10 अलाउ करते, 10 रखो, 100 अलाउ करते, 100 रखो, तुम्हारी मर्जी। पर भाई देख भाई, अल्टीमेटली पैसे शेयर होल्डर के हैं और काम तुमको करने, तो जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ठीक है? तो जब शेयर होल्डर राजी है, उनकी कंपनी है, तो हम क्या बोले, तुम कर लो। तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखवा सकते हो, लेकिन यूं जनरल मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। अब सर आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, मैं अगर आपको पूछूं दो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बताओ, दो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बताओ, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कौन से वो दो इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं? सर हाँ, ऐसा कुछ पोहा वोहा टाइप याद आ रहा था, ढंग से याद नहीं आ रहा है। सर दो डॉक्यूमेंट्स थे दोस्त, एक था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं इसको, जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो बनती है। अब सर मैं आपको बताता हूं, आपको ब्रॉडली तो पता होना चाहिए ये क्या है एमओए, बट मैं आपको बताता हूँ मेमोरेंडम जो होता है, मेमोरेंडम वो बहुत स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं कि आपका बिजनेस क्या होगा, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, 6 चीजें 7 चीजें जो थी वो स्पेसिफिकली मेमोरेंडम बात करते हैं। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पता है? उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है कि एक कंपनी फॉर्म होने के बाद कैसे डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, क्या करेगा, फलाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दुनिया भर की चीजें लिखी होती है। ठीक है? तो अब सर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होता है ना, उसके रिलेटेड एक क्लॉज बताता हूं। अगर जब आप एक कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो पहला आप साइलेंट रह जाओ, मतलब आप मत बताओ कि आपके कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो जहां आर्टिकल साइलेंट होता है वहां लॉ वैसे भी एप्लीकेबल होता ही है। ठीक है? तो लॉ ने कह दिया 15 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हैं। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं सर, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं, सुनो। रिलायंस में आज के डेट में, रिलायंस के आज के डेट में 14 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं आज के डेट में? 14 डायरेक्टर्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। रिलायंस के 14 डायरेक्टर्स हैं। अब मेरी बात समझो, लॉ कितना कहता है? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स चाहिए। पर रिलायंस का आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, केस नंबर 1, अगर वो साइलेंट है, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है कि भैया मेरे को नहीं पता मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो सब सॉर्टेड है सर, क्योंकि लॉ कहता है 15 और आपके पास 14 डायरेक्टर्स हैं, यू आर सॉर्टेड। बट समझो, अगर रिलायंस के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता, अगर रिलायंस के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता कि मैक्सिमम 14 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता मैक्सिमम 14 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आर्टिकल ऐसी चीज बोल सकता है? क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप ये चीज लिख सकते हो कि भैया कितने डायरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए? क्योंकि लॉ ने तो ऑलरेडी लिख दिया है ना 15, तो तुम लॉ जब बोल रहे हो तो तुम क्यों बीच में उंगली कर रहे हो? लॉ ने 15 बोला ना, तुम 14 क्यों लिख रहे हो? क्या आर्टिकल ऐसा लिख सकते हैं? द आंसर इज यस सर, द आंसर इज यस। आपने इंटरमीडिएट में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जैसी कोई चीज पढ़ी होगी। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या सर? आपका जो आर्टिकल है ना, वो लॉ को और स्ट्रिक्ट बना सकता है।
आर्टिकल जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो लॉ को स्ट्रिक्ट बना सकता है, उसको ढीला नहीं कर सकता। मतलब क्या, लॉ बोल रहा है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए, लॉ का इंटेंशन क्या है, ज्यादा डायरेक्टर मत रखो, जितना कम हो सके उतना रखो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना, वो ये भी बोल सकता है कि मैक्सिमम 7 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 8 डायरेक्टर होंगे। लेकिन क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बोल सकता है कि मैक्सिमम 20 डायरेक्टर हो? क्या एओए ये बोल सकता है मैक्सिमम 20 डायरेक्टर हो? ना 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 भैया, नहीं बोल सकता एओए 20 डायरेक्टर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि लॉ मैक्सिमम 15 बोलता है ना, तो तुम कैसे 20 बोल सकते हो? तो आर्टिकल ऐसा नहीं बोल सकता। सर नहीं समझा, मतलब कैसे, मतलब क्या बोल रहे हो? आपको एक चीज समझाता हूं, सुनो, सिंपल सी चीज है। मेरे घर में, समझो किसी भी घर में पापा और मम्मी होती है। अब पापा जनरली सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जनरली, मतलब ऐसा मेरे ऊपर प्लीज फेमिनिज्म फलाना ढिमकाना मत फेंकना, मेरे घर में तो है सुप्रीम अथॉरिटी पापा, ठीक है। अब समझो अगर मैं घर के बाहर जा रहा था शाम को पार्टी करने के लिए, सैटरडे नाइट, और पापा ने मेरे को बोला कि बेटा 1 बजे तक रात को घर वापस आ जाना, 1 बजे तक वापस आ जाना किसी भी हालत में, ठीक है? ठीक है, मैंने बोला हाँ पापा आ जाऊंगा। जाते वक्त मम्मी से मिला मैं रास्ते में, मम्मी बोली कि क्या 1 बजे, आराम से तू 3 बजे आना। नहीं, मम्मी ने पहले बोला कि भैया बेटा कहाँ 1 बजे तक रुकेगा, तू 10 बजे घर आ जाना, खाना खा लेना प्लीज, ठीक है। अब जब मम्मी ने ये चीज बोली तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मम्मी ये चीज बोल सकती है? हाँ बोल सकती है। क्यों? क्योंकि पापा ने 1 बजे तक का बोला था, मम्मी तो इनफैक्ट जल्दी बुला रही है, 10 बजे आजा बोल रही है। लेकिन क्या मम्मी ये बोल सकती है नहीं बेटा कोई बात नहीं, तू एकदम आराम से सुबह 5-6 बजे तक का, कोई टेंशन नहीं है? ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि 1 बजे आना है, तो तुम 1 बजे तो आना ही है, तुम भले उसके पहले बुला लो, उसके बाद मत बुलाना। मतलब क्या, पापा हो गए लॉ, एक्ट, और मम्मी हो गई अपना आर्टिकल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना, वो ये बोल सकता है कि भैया तुम और स्ट्रिक्ट बनाओ लॉ को। मैक्सिमम 15 बोला है, नहीं भैया 15 नहीं, अपने को 12 करना है, ये कर सकते हो तुम, लेकिन उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाओ, और ज्यादा लाइट मत बनाओ। ये नहीं कि भैया 15 नहीं, मैक्सिमम 20 डायरेक्टर रख ले तुम, तो तुम जिस समझे दोस्त, ठीक है, जिस समझे, जस्ट ये है कि तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्ट बना रहे, ठीक है सर, स्ट्रिक्ट बना दिया। अब क्या, अब आर्टिकल ने लिखा मैक्सिमम 14 डायरेक्टर्स। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, रिलायंस में आज के डेट में 14 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हमको एक और डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एक और डायरेक्टर, उससे क्या होगा, हमारा टोटल 15 हो जाएगा। तो क्या वो कर सकते हैं? और अगर हाँ तो क्या प्रोसेस होगा? क्या वो कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस होगा? द आंसर इज यस, दे कैन इंक्रीज वन, बट टू इंक्रीज यू विल हैव टू रियलाइज दैट आपका आर्टिकल आज भी 14 डायरेक्टर कहता है, तो आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पहले अमेंड करना पड़ेगा। सर आपको पता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे अमेंड होता है? टू अमेंड योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यू ऑलवेज 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 हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, तो आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वहां पे आपके आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड करके आप क्या करोगे सर? अमेंड करके आप बोलोगे 14 नहीं भाई, हमको 15 डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, और आप अमेंड करने के बाद फिर एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। तो आपने अमेंड किया और एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर भी दिया। आज सर आप 15 डायरेक्टर्स को लेकर के बैठे हो, अब मेरे को बताओ, नेक्स्ट सवाल, मेरे को एक और डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है, और आज के डेट में कंडीशन क्या है सर? मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑलरेडी 15 डायरेक्टर है, आर्टिकल कहता है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए, और लॉ कहता है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। अब मेरे को अगर एक और डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो क्या प्रोसेस होगा? If I have to appoint one more director, what will be the process? Sir, if you have to appoint one more director now, the process is very simple. You will have to first amend your AOA. क्या करोगे सर एओए अमेंड करके? एओए अमेंड करके आप ये जो 15 की लिमिट है इसको चेंज करोगे सबसे पहले। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंस्टीट्यूट का ना इस पे एक क्वेश्चन था, तो इंस्टीट्यूट ने उसके आंसर में क्या लिखा, आप ना क्या करोगे, अमेंड करोगे एओए, और आप एओए को अमेंड करके बोलोगे चल भाई मैं 16 डायरेक्टर्स तक अपॉइंट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। उसके बाद आप एक और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, वन मोर स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, क्योंकि 149 भी तो कहता है भाई 15 की लिमिट है, वो लिमिट भी तो आप ब्रीच कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब सर 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक और डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, और उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा वो करोगे। पर सर एक बात बताओ, आपने यहां पे बोला, सर एक बात बताओ ना, आपने यहां पे बोला कि आर्टिकल आर्टिकल तुम ना आर्टिकल में लिख दो 16 डायरेक्टर होने चाहिए, तुम आर्टिकल में लिख दो मैक्सिमम 16 डायरेक्टर होने चाहिए। पर सर ये तो लॉ के अगेंस्ट हो गया ना, लॉ तो मैक्सिमम 15 कहता है, आपने कैसे 16 लिख लिया? तो सर टेक्निकली प्रैक्टिकली ना
ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आप 16 नहीं लिखोगे, प्रैक्टिकली आप साइलेंट हो जाओगे। प्रैक्टिकली आप बोलोगे कि आर्टिकल मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं लिखता है, पर 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 थियोरेटिकली थियोरेटिकली फॉर योर पेपर आंसर में लॉ ये लिखता है कि तुम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो नंबर है वो 15 से 16 कर दोगे। आप 16 तो कर ही नहीं सकते ना सर, अब 16 तो प्रैक्टिकली तो कर ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि तो वो तो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा ना। लॉ ही 15 कहते हैं, तुम 16 कैसे लिख सकते हो? तुम क्या करोगे प्रैक्टिकली? तुम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइलेंट करवा दोगे, तुम वो प्रोविजन ही डिलीट करवा दोगे जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है। ठीक है, क्योंकि 15 के आगे तो लॉ संभाल ही रहा है ना, लॉ तो आपको हर स्टेप पे रोक रहा है, तो यू विल टेक्निकली गो साइलेंट। तो सर पहला दिन क्लास का, पहला दिन क्लास का, पहला घंटा क्लास का, और मैंने तुमको बता दिया कि देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आंसर, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं भाई। आपको आंसर में सिंपल लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो खुश हो जाना कि भाई इजी क्वेश्चन आया, ठीक है। और दूसरा आंसर में लिख देना कि फर्स्ट वन स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू अमेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इंक्रीज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स, बस कितना बोने। और दूसरा पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। तो सर आपको समझा, आपको समझा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों। सर एक ना, आपने वो कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी है? कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री देखी है? आरुषि कह रही है सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहां पे साइलेंट होता तो क्या तब भी 2 SR पास करने पड़ते? नहीं ना आरुषि, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है ना, तो मतलब लॉ का कंप्लाइंस कर लो बस, काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एओए अगर साइलेंट है तो आपको कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर सुनो, अब सर सुनो, कोटा फैक्ट्री में ना एक ना ऐसा डायलॉग है, मैं तुमको कल परसों दिखाऊंगा। एग्जेम्पशन पे एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन पे एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन करके दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। तो सर यहाँ पे सीए फाइनल में ना आपको एग्जेम्पशन के बड़े मजे आने वाले हैं। आप बात समझते हो नहीं कि एग्जेम्पशन निकाल देते हैं ये। तो सर सबसे पहला एग्जेम्पशन आपके सीए फाइनल लॉ का पेश है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ये जो 2 प्रोविजन है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, और अगर 15 से ज्यादा चाहिए तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दिस प्रोविजन, ये प्रोविजन से 2 कंपनीज एग्जेम्प्ट है। देयर आर 2 कंपनीज दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। व्हाट आर द 2 कंपनीज सर? गवर्नमेंट कंपनीज एंड दूसरा सेक्शन 8 कंपनीज। क्या बोल रहे हो सर? एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट मतलब ये जो 2 प्रोविजन लॉ में लिखे हैं ना, ये इन कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन से 2 कंपनी? पहला गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर? हमारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या होता है? हाँ, अतुल तिवारी पूछ रहे हैं नोट्स बनाना है क्या? अतुल तिवारी मैंने शुरू में ये समझाया है, प्लीज एक बार देख लेना, रिपीटेशन नहीं होगा क्लास में, कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोई और चीज होगा। सुनो, गवर्नमेंट कंपनी, और दोस्तों प्लीज जैसे आप लोग, अगर आप लोग में पेशेंस है, आप लोग अगर सुन भी सक रहे हो और टाइप भी कर सकते हो, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर दो, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं एग्जेम्प्ट। कौन से प्रोविजन से एग्जेम्प्ट सर? ढंग से देखो, ब्लैक कलर का बॉक्स कहां पे बना हुआ है? क्या मैंने मिनिमम डायरेक्टर्स में बॉक्स बनाया है? नहीं। क्या मैंने इंडिविजुअल में बॉक्स बनाया है? नहीं। मैंने बॉक्स बनाया है मैक्सिमम प्रोविजन में, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, और 15 से ज्यादा अगर अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, उस पे मैंने बॉक्स बनाया है, और मैंने लिखा है एग्जेम्प्ट होगा 2 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज जो फायदे पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, किसी मोटिव से काम कर रहे हैं, और वो मोटिव पैसा नहीं है, तो उनको सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। और सेक्शन 8 कंपनीज को बहुत सारे रिलीफ दिए गए कंपनीज एक्ट के अंडर, ताकि उनको शांति रहे, ताकि उनके जीवन में कंप्लाइंस 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 ना रहे, उनको शांति रहे, इसलिए बहुत जगह हमने उनको रिलीफ दिया है। अब मेरी बात सुनो, आपका जो नोट्स है, अगर नहीं पहुंचा है तो आप तक पहुंच जाएगा। नोट्स के एंड में अगर आप देखोगे ना, मेरे जो समरी नोट्स हैं उसके एंड में अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे ना बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखो, एग्जेम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी, कौन कौन से सेक्शन में क्या वर्ड्स लिखे हैं जिससे प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिल रहा है। या फिर आप देखो एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनीज, कौन कौन से जगह हैं जहां पे गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन मिल रहा है, और उसके बाद कहीं पे यहीं पे एग्जेम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनीज भी है, कि सेक्शन 8 कंपनीज को कहां एग्जेम्पशन मिल रहा है और निधि कंपनीज को कहां एग्जेम्पशन मिल रहा है। सर ये समरी है,
ठीक है। अब आप देखोगे जब आपके पास नोट्स आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने एक पेज ब्लैंक छोड़ रखा है, इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक। क्यों? ताकि आप इस पेज को निकाल करके इसको चिपका सको। मैंने कोशिश की कि मैं उसको परफोरेट करवा लूँ, ताकि आप फाड़ करके उसको आराम से लगवा लो, आपका पेज ना फटे, लेकिन वो टाइम सेंसिटिव था, उसमें 3-4 दिन और जाते, पर मैं नहीं चाहता था बुक आप तक लेट पहुंचे, इसलिए हमने वो अभी नहीं करवाया। आने वाले जो प्रिंट्स होंगे उसमें मैं करवा दूंगा। पर अभी मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये जो है ना इसको निकाल करके ना अपने, आज नहीं करोगे तो चलेगा, एक आध हफ्ते में इसको निकाल करके अपने दीवार के सामने ये सारी चीजें चिपका लेना जब बुक्स आ जाए, ताकि आपको ना जब आप अभी पढ़ रहे हो ना, उसके साथ जो भी आपको एडिशन लेस करना है, प्लस माइनस करना है, जो भी करेक्शन वरेक्शन करने हैं, वो आप कर सकते हो। समझा? अब सर मैं बता रहा था आपको, एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को। अब मैं आपको सर कुछ अच्छा सिखाने वाला हूं। आप ना जब आप इसका बेयर एक्ट से पढ़ोगे, तो आप ये समझोगे कि ये बोल रहे हैं एग्जेम्पशन तो है इन दोनों कंपनी को, पर इन कंपनीज को ना एग्जेम्पशन तब है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कौन से दो कंडीशन सर? अगर ये सेक्शन 92 और सेक्शन 137 का कंप्लायंस करते हैं, तभी जाके इनको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? आपने तो बोला था 149 से सिलेबस शुरू होता है, ये दोनों क्या है? भाई देखो, ये दोनों क्या है सुनो। सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। किसके बारे में? एनुअल रिटर्न के बारे में। और सेक्शन 137 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ये जो दोनों सेक्शन है, ये क्या कहते हैं पता है? भाई कंपनी, तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और आरओसी के पास फाइल कर देना। क्या 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 बोले सर? क्या बोले? किसके पास फाइल कर देना? अरे आरओसी, आरोही नहीं, आरओसी। क्या होता है सर आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बहुत डिटेल में हम समझेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होता है, इसके क्या ऑफिसर्स होते हैं, जब हमको रेलेवेंट होगा। बट समझो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे, मैं आपको वापस अपने हायरार्की में ले आता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, अपने काम का मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। अब मेरे को एक बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो एक डिवीजन है, पूरा इंडिया इतना बड़ा कैसे मैनेज करेंगे? तो उन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे बहुत सारे रीजनल डायरेक्टर्स बनाए। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? जब आगे चल के रीजनल डायरेक्टर्स आएगा ना, तब तुम सोचोगे अरे क्या था, कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है, पर अपना नहीं लग रहा है। रीजनल डायरेक्टर क्या होता है सर? इन्होंने ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने नीचे 1 2 3 4 5 6 7 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए हैं। एक एक रीजन, मतलब जैसे एक नॉर्थ रीजन हो गया, एक साउथ ईस्ट रीजन हो गया, एक साउथ वेस्ट रीजन हो गया, इस तरीके से उन्होंने रीजन्स डिवाइड करे हैं 7 अलग अलग रीजन्स में। इन रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, जो क्या होते हैं पता है? जैसे कि अगर आप मुंबई जाओगे, तो मुंबई में रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक रीजन पे है। उस एरिया के आसपास के जितने भी कंपनीज है ना, वो सारी चीजें इस आरओसी को फाइल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सर इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कैसे मैनेज किया है? बहुत सारे आरओसीज हैं, उनके ऊपर रीजनल डायरेक्टर है, उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। इस बीच में भी कुछ लोग हैं, पर वो आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, तो वो जाने दो। रीजनल डायरेक्टर्स हैं, उनके नीचे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। अब सर एक कंपनी, जितनी भी फाइलिंग्स होती है ना एक कंपनी की, वो इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में होती है। जैसे कि रिलायंस, रिलायंस मुंबई बेस्ड कंपनी है, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप देखोगे तो वो मुंबई है, तो उसका जो भी नियरेस्ट मुंबई का जो आरओसी होगा ना, उस आरओसी के पास रिलायंस से रिलेटेड सारे फाइलिंग्स जो हैं वो जाएंगे। तो अब सर मैं ये बता रहा था कि लॉ जो है ना, लॉ सेक्शन 92 और सेक्शन 137 में कंपनी पे एक ऑब्लिगेशन डालता है कि भैया 92 के अंदर तेरा जो एनुअल रिटर्न होता है, एनुअल रिटर्न मतलब क्या सर? साल में एक पूरा रिटर्न बनाओ, जिसमें तुम अपनी कंपनी का सारा डिटेल दो कि साल में कैसा परफॉर्मेंस था, क्या किया, कितने लोग को हायर किया, कितने लोग को निकाला, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। और 137 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। और ये दोनों चीजें तुम अगर कंप्लाई कर रहे हो ना, तभी तुमको दुनिया में किसी एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। सर सुनो सुनो सुनो, हम एक कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, हम उसको बेनिफिट देना चाहते हैं, पर हम बस इतना बोल रहे हैं कि भाई तेरे को बेनिफिट मिल जाएगा एग्जेम्पशन का। तू एक काम कर ले, तू 92 और 137 का तो कंप्लायंस कर ले, मतलब तू अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के फाइल कर दे, एनुअल रिटर्न बना के फाइल कर दे, उसके बाद तेरे को जो एग्जेम्पशन चाहिए ले ले। तो इसलिए जब भी आप आगे जितनी बार भी एग्जेम्पशन पढ़ोगे ना, तो मोर ऑफन देन नॉट यू विल सी दैट अ फलाना कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, provided that it has complied with the provision of section 92 related to annual return and section 137 related to financial statement। अब सर ये जो लैंग्वेज है ना, ये इतना रिपीट होगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहली बार पढ़ लो, समझ जाओगे, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे चल के बस आपको दिखेगा 92
प्लस 137 और आपको समझ आ जाएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भैया इस कंपनी को एग्जेम्पशन तभी मिलेगा अगर इन्होंने ये 2 सेक्शन का कंप्लाइंस किया है। सर सेक्शन 92 और 137 मैंने लोगों के एग्जाम में नोट्स देखे हैं, वो ये लिख के आते सेक्शन 97 एंड 132, सेक्शन 97 एंड 132। बोले मस्त पेपर गया भाई, क्या लिख के आया हूं मैं, सब सही, मतलब इनफैक्ट मैं तो पूरा एग्जाम्शन का डिटेल में लैंग्वेज लिख के आया हूं। पर भाई सेक्शन 97 और 132 क्या होता है, 92 और 137 है ना, ऐसा जिंगल थोड़ी करोगे। तो आपको आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में ना गैप 45 का है। सर बहुत बकवास बता रहा हूं मैं, पर इससे बेटर मेरे को कोई इलाज नहीं मिला। 92 और 137 में गैप 45 का है। और पहले क्या आता है सर, पहले 2 आता है कि 7 आता है, पहले 2 आता है। पहले 9 आता है कि 13 आता है, 9 आता है। पहले एनुअल रिटर्न आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो पहले एनुअल रिटर्न आता है। ठीक है, तो प्लीज जिस भी लॉजिक से आपको समझे, लेकिन 92 और 137 सही सही लिख लेना। 92 एनुअल रिटर्न, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर ये दोनों सेक्शन का कंप्लायंस करते हो ना, और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको ये प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिलेगा। सर सुनो, आज ना पहली क्लास है, इसलिए हम आराम से जा रहे हैं, ये सारी चीजें समझ भी रहे हैं। आज समझने की जरूरत है, एक बार समझ जाओगे ना तो उसके बाद आगे चल के मैं 92 प्लस 137 बोलूंगा, वो आपको बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो अगर थोड़ा स्लो भी लग रहा है ना, जाने दो, लेट इट सिंक इन। बाद में बोलोगे ना सर बहुत स्पीड हो गया, तो बताऊंगा तुमको। क्या पूछ रहे हो सर, अगर ये दोनों कंपनीज एग्जेम्प्ट है तो मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? राशि, अगर ये दोनों कंपनीज एग्जेम्प्ट है तो इनको मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? इनको इन्होंने लिमिट नहीं दे रखा है। मतलब क्या, आपके लिए मिनिमम लिमिट का एप्लीकेबल, मैक्सिमम तुमको जितना करना है, तुमको 100 रखना है रख लो, तुम्हारी मर्जी, दादागिरी कर लो बेसिकली। अब सर सुनो, मैंने क्या बोला, एग्जेम्प्ट और अगर ये सारे प्रोविजन लगेंगे। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते, एक छोटा सा प्रोविजन लेता हूं, फिर अपन ब्रेक लेंगे 10 मिनट का। सुनो दोस्तों, आपको ना सीए बनना है। ठीक है, अब आप इंटरमीडिएट में नहीं हो, अगर आपको अभी ना सीए बनना है तो आपको ना सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पहले दिन भी मेरे को ऐसे डाउट्स पूछते हैं, और वो डाउट्स भेजते हैं सुबह और मेरे को रिप्लाई करते करते हो जाती है रात, और मैं सोचता हूँ यार ये इस डाउट को लेकर के बैठा हुआ था, मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाया ये। तो मैं ना आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि आपको लॉ कैसे मैनेज करना है। सर सुनो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, ये हमारे कंपनीज एक्ट का वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ना एक्ट्स एंड रूल्स है, इसमें पहला वाला ई बुक का ऑप्शन है। ई बुक में आप जाओगे एक्ट्स में, तो आप देखोगे यहाँ पे कंपनीज एक्ट है, और ये रहा सर आपका कंपनीज एक्ट, ये पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट है। देखो टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने आपको क्या बताया था, कंपनीज एक्ट में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 फलाना, ऐसे बढ़ते 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 ये गए हैं चैप्टर 29 तक। और चैप्टर्स के बाद क्या है सर, शेड्यूल, शेड्यूल 1 2 3 4 7 तक शेड्यूल्स है। आपको आपको ऐसा हल्का फुल्का कुछ शेड्यूल पता है? अगर मैं आपको पूछूं शेड्यूल 3 क्या होता है, आपको पता है शेड्यूल 3 क्या होता है? नहीं सर आपने पढ़ाया थोड़ी है, अभी थोड़ी पता होगा। भाई शेड्यूल 3 आर्टिकलशिप तो किए होंगे। शेड्यूल 3 क्या है सर? जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल में आता है। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट का शेड्यूल और ये है। अब सर आपको अगर कहीं भी कभी भी कुछ भी डाउट हो कि भैया समरी नोट्स में ये लिखा है, मॉड्यूल में ये लिखा है, आरटीपी में ये लिखा है, इसके नोट्स में ये लिखा है, उसके नोट्स में ये लिखा है, इसकी उसकी सबकी छोड़ो सर, दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अपडेटेड वेबसाइट। दी मोस्ट अपडेटेड वेबसाइट, कोई भी अमेंडमेंट होता है ना सबसे पहले यहाँ अपडेट होता है, और ये गवर्नमेंट मेंटेन वेबसाइट है। ठीक है, कौन सा है सर? ई बुक एमसीए खोलो, ई बुक एमसीए खोलो, आपको मिल जाएगा। और यहां पे आप देखो चैप्टर 111 जो हम पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पे सेक्शन 149 है, कंपनीज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यहां पे सर पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो कभी अगर आपको सेक्शन का फ्लो ना समझ आए ना, अगर आपको लगे अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को फ्लो समझ नहीं आ रहा है, उठ के बैराक खोलने का, कसम से ज्यादा समझ आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं ज्यादा समझ आएगा, ट्रस्ट मी, मैंने इसे ज्यादा समझ आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सर सेक्शन 149, देखो तो इसे कितना बड़ा सेक्शन है, ओए होए होए होए, ये यहां तक तो 149 है, और ये इस वाले फॉन्ट में, मतलब जब हम हमारे नोट्स में पढ़ेंगे तो ये 6-7 पेज का रहेगा। अब सर हम इसका ना सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मेरे साथ एक बार स्क्रीन में पढ़ो ना। Every company shall have a board of director consisting of individuals as director and shall have minimum number of 3 directors in case of a public company, 2 directors in case of a private company, and 1 director in case of a one person company, and a maximum of 15 directors. Provided that a company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. बस इतना ही पढ़ा सर हमने इतनी देर में।
अब सर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला पॉइंट आपने कहां से बताया? वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला पॉइंट जो है ना वो लॉ में नहीं लिखा है, वो लॉ का इंटरप्रिटेशन है। जब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन भी पता हो और इसका प्रोविजन भी पता हो, जब मर्ज करो ना उस तरह से प्रोविजन बनता है और ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में आता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, नीचे क्या लिखा है प्लीज मेरी बात देखो, ये दिख रहा है आपको, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। सर सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दो, ये प्रोवाइडेड दैट क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट मतलब इसको हम कहते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो मतलब क्या? एक तो ये लॉ लिख देते हैं, लॉ में इनको अगर कुछ इनको कार्व आउट्स करने होते हैं, लॉ में इनको किसी किसी लोगों को एक्सेप्शन देना होता है या कुछ और अलग चीज बोलनी होती है, तो ये लोग प्रोवाइजो बनाते हैं। प्रोवाइजो इज बेसिकली समथिंग विच क्वालिफाइज द लॉ। क्वालिफाइज मतलब यू तो तुम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकते हो, हमने कह दिया, पर अगर तुम 15 से ज्यादा रखना चाहो ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। तो प्रोवाइजो मतलब यू समझ लो पर अगर तुम ये करना चाहते हो ना तो तुम ऐसा कर लो। ठीक है, तो पहला प्रोवाइजो क्या है? फर्स्ट प्रोवाइजो दैट इफ यू वांट टू अपॉइंट मोर देन डायरेक्टर पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट इज द सेकंड प्रोवाइजो? सेकंड प्रोवाइजो कैसे लिखते हैं सर? प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज as may be prescribed shall have at least one women director। वो कंपनी जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे उनके एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सर क्या हुआ प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूं, इतनी ज्यादा तादाद जो डायरेक्टर्स की होती थी, 98% ऑफ द डायरेक्टर्स पॉपुलेशन अर्लियर यूज्ड टू बी मेल डायरेक्टर्स। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन डायरेक्टर। ऐसा कुछ नहीं था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में विमेन होंगे, सिर्फ लड़के 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 बैठे होते थे, कोई विमेन डायरेक्टर पोजीशन में नहीं होती थी। तो लॉ ने क्या किया पता है आपको? क्या आपको बताऊं, आप चौंक जाओगे ये सुन करके। लॉ ने एक ट्रिक निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर हम फ्रॉड रोकना चाहते हैं ना, अगर हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और ज्यादा एथिक्स लाना चाहते हैं ना, तो हमको ना एक फीमेल डायरेक्टर बैठाना चाहिए। क्योंकि अगर फीमेल डायरेक्टर बैठेगी ना, फीमेल वुमेन डायरेक्टर, वो क्या करेगी, इफ देर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग इन द कंपनी, अगर कंपनी फ्रॉड करने वाली है, तो मोर लाइकली देन नॉट फीमेल डायरेक्टर सबसे पहले रिजाइन करेगी, विमेन डायरेक्टर सबसे पहले रिजाइन करेगी। ये क्या बात हुई भाई, हमारे एथिक्स नहीं होते? पर ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने बोला हमको एक विमेन डायरेक्टर तो बोर्ड में चाहिए, और ये एक विमेन डायरेक्टर जो है इन्होंने बोला उन क्लास ऑफ कंपनीज को चाहिए जो हम बताने वाले हैं। अब सर जब ये कोई नया अब जब सर सुनो, कोई नया 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 मेरी बात सुनो, अब कोई नया अगर एक कंपनी में नया प्रोविजन एप्लीकेबल करने वाले हो ना, मतलब एक दिन सुबह सो करके आप उठे बोले आज से ना विमेन डायरेक्टर बैठाएंगे कंपनीज में, तो आप ऐसे हर कंपनी को एप्लीकेबल नहीं करवा सकते। आप उन कंपनीज को एप्लीकेबल करवाओ जो थोड़ा बहुत ना अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर तुम बोल रहे हो एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, मतलब आपको एक विमेन डायरेक्टर लाना पड़ेगा, आपको बोर्ड में अपॉइंट करना पड़ेगा, तो जनरल मीटिंग बुलाने का खर्चा, उसके बाद डायरेक्टर का सैलरी का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो आप ऐसे हर कंपनी को नहीं बोल सकते विमेन डायरेक्टर बैठाओ, आप ना सिलेक्टेड कंपनीज को बोलोगे। और मैं आपको बोलूं सिलेक्टेड कंपनीज को जब आप बोलोगे ना, सुन लो ना मेरी बात बोलूं, सुन लो ना, जब भी आप कोई प्रोविजन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, सबसे पहले अगर किसी की लगती है तो वो होती है लिस्टेड कंपनी। बहुत पैसे हैं भाई तेरे पास, बहुत बढ़ रहे हैं ना शेयर मार्केट, सबसे पहले प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा और भी कुछ कंपनीज पे होती है जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है या पेड अप शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा है, पर ये लिस्टेड कंपनीज पे सबसे पहले एप्लीकेबल हो जाती है। सर सुनो, मैं आपको यहां पे लाया क्यों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि प्रोवाइजो कैसे लिखते हैं, और यहां पे रूल्स भी आ गया, देखो कैसे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जो हम बताएंगे, हमने एक्ट में नहीं बताया दादा, हमने यहां नहीं बताया, हम तुमको बताएंगे अलग से, क्योंकि कौन यहां अमेंडमेंट करता बैठेगा, हम अलग से बताएंगे। जिनको बताएंगे ना उन लोगों को विमेन डायरेक्टर बैठाने की जरूरत है। अब सर इन्होंने प्रेस्क्राइब किया किसको विमेन डायरेक्टर लगेगा, मैं तुमको बताता हूं। इन्होंने प्रेस्क्राइब किया किसको विमेन डायरेक्टर लगेगा। इन्होंने 3 कंपनीज बोली सर जिनको विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा। पहला, लिस्टेड कंपनी, हर वो कंपनी जो लिस्टेड है उस कंपनी को विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा। खत्म हो जाने दे शुभम ये वाला, फिर उसके बाद ब्रेक देता हूं। विमेन डायरेक्टर बस खत्म हो जाने दे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो लिस्टेड कंपनी को सर क्या लगेगा, लिस्टेड कंपनी को विमेन डायरेक्टर। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी अगर हो ना तुम, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं दोस्त, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो ना अगर तुम, तो तुमको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा विमेन डायरेक्टर का, प्रोवाइडेड या तो तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल जो है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है सर वो आपका 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर अगर आपका टर्नओवर टर्नओवर
300 करोड़ या उससे ज्यादा है। सर आप बस बोल रहे हो, अपने को समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज समझाओ ये क्या बात हुई है, बोले जा रहे हो भाई। समझाऊंगा, शांत समझाऊंगा, पहले सुनो फिर तो समझाऊंगा। सुनो, पहला है सर लिस्टेड कंपनी, दूसरा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिनका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, मतलब इक्विटी उन्होंने 100 करोड़ की लगा रखी है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। मतलब क्या भाई, तुम ना थोड़े बड़े कंपनी हो, तुम थोड़े बड़े कंपनी हो तो बड़े कंपनी हो तो तुम विमेन डायरेक्टर अफोर्ड कर सकते हो। तुम अगर इन कैटेगरी में आते हो ना, या तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल फलाना ढिमकाना, तो तुमको अपने बोर्ड में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर बैठानी पड़ेगी, एक विमेन डायरेक्टर तो बैठानी ही पड़ेगी, अगर नहीं बैठाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए क्या विमेन डायरेक्टर? तुमको पता भी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? हाँ बताऊंगा मैं, मेरे को बताने दो इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर का क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तुमको भले कंपनीज एक्ट आता होगा, लेकिन मेरे को सेबी एलओडीआर भी आता है, और सेबी एलओडीआर क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, वो तुम लोगों को सबको नहीं पता। तो शांति, अभी विमेन डायरेक्टर क्या है, विमेन डायरेक्टर मतलब लेडी फीमेल विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और विमेन डायरेक्टर कौन से कंपनी में होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस में विमेन डायरेक्टर होगी क्या? वेल रिलायंस रिलायंस में नहीं होंगी तो किधर होंगी भाई? सर कितने विमेन डायरेक्टर होने चाहिए एक कंपनी में? 1 2 5 10 15? बोले तुमको जितने रखने रख लो, लेकिन लॉ बोल रहा है एक तो होना ही चाहिए। मतलब मेरे नाम का एक रख लो, उसके अलावा तुमको जितना रखना है रख लो, हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ये देखो एज मे बी प्रिस्क्राइब पे मैंने क्लिक किया तो ये कुछ खुला स्क्रीन। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शैल अपॉइंट एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। पहला एवरी लिस्टेड कंपनी, दूसरा एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। उसके बाद क्या लिखा है सर, वो मैं पढ़ाता हूं आपको, पर मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको 3 केस दे रहा हूं, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, ये तीनों पब्लिक कंपनी है। मेरे को बताओ, मैं आपको पेड अप शेयर कैपिटल बताऊंगा, मैं आपको टर्नओवर बताऊंगा, आप मेरे को बताना विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं। ठीक है, केस 1, पेड अप शेयर कैपिटल 90 करोड़, टर्नओवर 290 करोड़, क्या एप्लीकेबल होगा विमेन डायरेक्टर? वुड विमेन डायरेक्टर प्रोविजन बी एप्लीकेबल? नो सर, ना ही टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट मीट हो रही है, ना टर्नओवर की। आपके ईज के लिए यहां पे मैं लिमिट भी लिख देता हूं, 100 करोड़ और 300 करोड़। ठीक है, और आसान बना दिया। चलो दूसरा, पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है पर टर्नओवर सिर्फ 290 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है, टर्नओवर सिर्फ 290 करोड़ है, बता दो यस या नो, यस या नो। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है पर टर्नओवर मीट नहीं हुआ। द आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों के बीच में द वर्ड यूज्ड इज और। मतलब क्या, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए, या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हमको लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। और तीसरा केस सर, अगर ये 110 करोड़ है और ये 310 करोड़ है, तो ऑब्वियसली ये तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि और है, तो एंड में तो डेफिनेटली एप्लीकेबल हो ही जाएगा। तो सर यहां पे ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, और। ओके, अब सर सुनो मेरे को एक बात बताओ, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखना है, आप बोल रहे हो सर पेड अप शेयर कैपिटल देख लेना, टर्नओवर देख लेना, ये कब का देखेंगे, आज के डेट का, पिछले साल का, कब का? तो लॉ ने बोला कि तुम्हारा जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसके हिसाब से देखो। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, उसके हिसाब से देखो कि टर्नओवर क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है। अगर वो लिमिट के ऊपर ब्रीच हो गया है तो आपको जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सर सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और मैं खड़ा हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। मेरा सवाल यह है कि 31 मार्च 2021 में, 31 मार्च 2021 में मेरा टर्नओवर था 300 करोड़ का, 320 करोड़ का, 300, चलो 300 करोड़ का, 300 करोड़ का, यहां भी कंफ्यूज हो लो, 300 करोड़ का टर्नओवर था सर। सबसे पहला कि जैसा मेरा टर्नओवर 300 करोड़ हुआ, क्या मेरे को विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है? इज द प्रोविजन ऑफ विमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल फॉर मी? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज इट इज 300 करोड़ और मोर। मतलब क्या, 300 करोड़ भी इंक्लूड होता है, तो आपको विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो आपको, आपने विमेन डायरेक्टर कब बैठाना है सर? जैसे ही आपका टर्नओवर हो गया, तो उसके बाद आप जब भी मीटिंग करोगे उसमें आप क्या करो, एक विमेन डायरेक्टर बैठा दो। अब मैंने विमेन डायरेक्टर में किसको बैठाया? मैंने विमेन डायरेक्टर में बैठाया आरुषि को।
ठीक है, मैंने आरुषि को वुमेन डायरेक्टर के पोजीशन में बैठा दिया। हमारी कंपनी है सर ए लिमिटेड, हमारी कंपनी है एस लिमिटेड। चलो, एस लिमिटेड हमारी कंपनी है, उसमें आरुषि जो है वो एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो गई। अब क्या हुआ, आरुषि अपॉइंट हुई आज और 6 महीना उसने काम किया, 6 महीना उसने काम किया, और एक दिन उसकी ना दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और उसने 1 दिसंबर 2021 को 1 दिसंबर 2021 को कर दिया रिजाइन। बोली मैं तो जा रही हूं, मेरे को नहीं करने का ये काम इधर। तो सर इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना ये इकलौती वुमेन डायरेक्टर थी। अब उसने रिजाइन कर दिया और उसका ऑफिस हो गया वेकेट, उसकी ऑफिस में हो गई वैकेंसी, उसकी ऑफिस में हो गई इंटरमिटेंट वैकेंसी। इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब क्या, जब आप जब अपॉइंट होते हो ना, तो आप एक टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हो। मान लो आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, अगर वो 5 साल का टेन्योर खत्म होने के पहले आप रिजाइन कर देते हो, या किसी भी और कारण से आपके ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है, किसी भी और कारण से, मतलब क्या इन जनरल क्या होता होगा, लोग रिजाइन कर देते हैं, अगर डेथ हो गई या कोई और घर में प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरमिटेंट वैकेंसी हो रही है ना, इंटरमिटेंट वैकेंसी, तो इस वैकेंसी को सर भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया तुमको वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन अभी भी एप्लीकेबल है और तुमको वो पोजीशन तो भरनी पड़ेगी, तो सर भरना तो पड़ेगा। तो लॉ ने बोला कि तुमको टाइमलाइन क्या है, तुमको कितने दिन के अंदर इंटरमिटेंट वैकेंसी भरनी पड़ी है, जिंदगी में कभी भी कर लो, ऐसा है क्या? नहीं, लॉ बोला हम तुमको बताएंगे कितने दिन के अंदर भरना होता है। तो लॉ ने बोला यू विल हैव टू अपॉइंट द डायरेक्टर इन 3 months और immediately next board meeting which ever is, मेरे पास 2 ऑप्शन है, अर्लियर लिखूं कि लेटर लिखूं, तुम बताओ क्या होना चाहिए, अर्लियर होना चाहिए कि लेटर होना चाहिए? सर क्या हुआ, आरुषि ने ऑफिस से वेकेट कर दिया 1 दिसंबर 2021 को, बोली मेरा इफेक्टिव टुडे आई रिजाइन और मेरे ऑफिस का वैकेंसी हो गया, अब तुमको भरना है। तो लॉ ने बोला कितने दिन के अंदर, इधर इन 3 months और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज, अर्लियर की लेटर, अर्लियर की लेटर। सर एक बार लॉजिकली सोचो, पहले अर्लियर की बात करते हैं। अगर 1 दिसंबर 2021 को रिजाइन किया है, अगर आप लिख दो विच एवर इज अर्लियर, मतलब क्या, या तो 3 महीने के अंदर कर ले भाई, या फिर इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। मान लो आरुषि बहुत चालाक है और वो बोली यार अपन ना आज रिजाइन कर देते हैं, अपने को पता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है, पता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 दिसंबर को है, मतलब 2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग है, लग जाएंगे इनके। क्यों? क्योंकि 2 दिन के अंदर अपॉइंट कहां से कर पाएंगे वुमेन डायरेक्टर, मजाक थोड़ी है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना। तो तुम समझो, अगर लॉ लिख देता विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, और जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो 3 दिसंबर को है, मतलब 2 दिन बाद, तो तुम कैसे अपॉइंट करोगे भाई, तुम तो नहीं कर पाओगे ना, 2 दिन में कैसे अपॉइंट कर लोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इसीलिए लॉ ने बोला है लेटर, मतलब क्या, हम तुमको 3 महीने तक का तो टाइम देंगे, लेकिन लेकिन अगर जो आपकी बोर्ड मीटिंग है ना, वो अगर मान लो 1 साल बाद है, मतलब 1 दिसंबर 2022 को है, तो तुमको अपॉइंट तो बोर्ड मीटिंग में करना पड़ेगा ना, तो तुम 1 साल बाद कर लेना। पर सर मैं प्रैक्टिकली आपको आगे चल के, आज भी नहीं, आज से 10 क्लास के बाद समझाऊंगा कि 1 साल बाद बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती, बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए उसका भी रूल है। पर ये समझो विच एवर इज अर्लियर में लॉजिक खराब हो जाएगा, क्योंकि आज अगर रिजाइन कर रहे हो और परसों बोर्ड मीटिंग है तो कैसे काम चलेगा भाई। इसलिए द प्रोविजन इज विच एवर इज लेटर, या तो 3 महीने में कर देना, या फिर तुम जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसमें विच एवर इज लेटर में तुम अपॉइंट कर देना। क्या, अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी है, मतलब क्या, अगर वैकेंसी हो गई तो 3 महीने के अंदर अपॉइंट कर लेना। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज क्या डेट है, ले लो 18 मई 2022, ठीक है। 18 मई 2022 को अगर आरुषि ने रिजाइन किया, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमको कितना समय मिलेगा, अगर मैं आपको केस 1 दूं और केस 2 दूं, केस 1 और केस 2, सुनो मेरी बात ध्यान से, सर एग्जाम का क्वेश्चन है, सुन लो मेरी बात। अगर मैं आपको केस 1 बताऊं, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है ना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो अगर 30 जून को है, और अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको बताऊं 30 सितंबर को है, तो मेरे को बताओ वैकेंसी कब तक फिल करनी पड़ेगी, व्हाट विल बी दी लास्ट डेट टू फिल दी वैकेंसी। तो मैं आपको बताऊं, सिंपल है, आपका वैकेंसी कब हुआ, 18 मई को। सबसे पहले आप 3 मंथ्स कैलकुलेट करो, 3 मंथ्स क्या होता है, 18 मई से 3 मंथ्स। जब आप मंथ्स कैलकुलेट करते हो ना मेरे दोस्तों, सुन लो ये प्रोविजन आगे चल के, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज हो गए, 3 महीना कैसे गिने, 4 महीना कैसे गिने, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मई अगर है ना 18 मई, तो 3 महीना कब होगा, जून, जुलाई, अगस्त। तो आप
17 अगस्त लिख दो, यहां 18 से एक कम 17 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो, आप अपॉइंट कर सकते हो। तो केस 1 में भी 17 अगस्त होगा, केस 2 में भी 17 अगस्त होगा। ये क्या है, 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी। अब आप कंपेयर करो कि 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी का डेट और बोर्ड मीटिंग का डेट दोनों में लेटर कौन सा है। तो सर इस केस में लेटर इज व्हाट 17th अगस्त एंड हेंस यू विल हैव टू फिल द वैकेंसी बाय 17th अगस्त। और इस केस में द वैकेंसी इज द लेटर डेट इज व्हाट 30th सितंबर, सो इन दिस केस यू विल फिल टिल 30th सितंबर। बट भाई एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग लिखा है, मतलब आज आज अगर वैकेंसी हुई है तो इसके तुरंत बाद बोर्ड मीटिंग जो हुई है ना, वो डेट यहां पे लिखना, उसके अलावा कोई डेट और मत लिखना। मतलब क्या सर, अगर 18th मई के बाद अगर तुरंत ही बाद 20th मई को मीटिंग हो गई है ना, 20th मई को अगर मीटिंग हुई है ना बोर्ड मीटिंग की, तो यहां पे जो डेट आएगा ना वो 30th जून की जगह 20th मई आएगा। डिड यू गेट इट? दैट पॉइंट इज इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। बोलो अपने एक बार मुंह से, एक बार अपने बोलो जुबान केसरी, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। सो व्हेन विल यू फिल द इंटरमीडिएट वैकेंसी, एक बार अपने मुंह से बोलो। घर वाले तुमको ऐसे दूर से देख के ऐसा बोलना चाहिए कि पागल हो गया, स्क्रीन देख करके बात कर रहे हैं, पागल हो गई स्क्रीन देख के बात कर रही है, पर बोलो व्हेन विल यू फिल द इंटरमीडिएट वैकेंसी, इमीडिएटली विद इन 3 मंथ्स और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर। जो हाँ बोले ना, लाइको विच एवर इज लेटर, ठीक है, विच एवर इज लेटर। अब मेरी बात सुनो, सुनो 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 सर, ये तो हो गया। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मैं आपको एक बार यहां से रीड करवा देता हूं। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज आल्सो कवर्ड अंडर द सेकंड प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49 149। सर लोगों को तकलीफ जाती ही है पढ़ने में लॉ, क्यों पता है? क्योंकि वो फ्लो ही नहीं समझते। 149 का सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 में 2 प्रोवाइजो है। पहला प्रोवाइजो है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकता है, दूसरा प्रोवाइजो है कि विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है पता है, ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो बोल रहा है कि अगर आज तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और तुमको अगर विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है ना, तो तुमको 6 महीने के अंदर उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब क्या सर, सुनो मैंने क्या बोला पता है, जब ये कंपनी अगर 31 मार्च 2021 में इस कंपनी का टर्नओवर लिमिट पे आ गया ना, तो उसको जिस दिन एप्लीकेबल हो गया उसके 6 महीने के अंदर विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट वैकेंसी वाला देख लेंगे। फिर क्या लिखा है सर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी whichever is later, whichever is later, whichever is later. For the purpose of this rule, it is hereby clarified that paid up share capital or turnover, as the case may be, as on last date of the latest audited financial statement shall be taken into account. सर एक बच्चों वाला सवाल पूछूंगा तुम बड़े लोगों से, सर क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होता है जो क्वार्टरली बनता है? क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होता है जो क्वार्टरली बनता है? जो हम हर क्वार्टर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ऑडिट करते हैं ना लिस्टेड कंपनी वगैरह का, तो खास करके, तो क्या वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है? हाँ, ना 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 ना, वो ऑडिट नहीं होता, उसको हम कहते हैं लिमिटेड, उसको हम कहते हैं लिमिटेड, क्या एलआर, लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू होता है, वो ऑडिटेड नहीं होता है। तो सर आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट ना साल में एक ही बार बनता है, अगर वो ऑडिटेड है तो उसके नंबर्स ले लो, अगर वो ऑडिटेड है तो उसके नंबर्स ले लो, क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, चलो सर, आई थिंक दैट्स इट ऑन विमेन डायरेक्टर। लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, अपन देखेंगे रिलायंस का थोड़ा सा अपन ना डायरेक्टर्स समझेंगे, रिलायंस के डायरेक्टर्स क्या है, और रिलायंस हमारे पूरे डायरेक्टर्स के चैप्टर का बेस होगा। अपनी कंपनी है यार, इसका फायदा हम ऐसे ना उठाएं तो फिर कैसे उठाएंगे? ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, एक ब्रेक ले लो। 8:43 हो रहा है, 8:55 को मिलते हैं अपन। ठीक है, और एक 40-45 मिनट्स मिलेंगे, पढ़ेंगे, फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो गाइस, see you in about 10 minutes around 8:55 8:55 sharp. Bye bye.